अध्याय 191 रक्तपातपूर्ण घटना। कीमत बताए। तब मैं विनम्र नहीं रहूंगा। मुझे विंग का उपकरण चाहिए, मो फैन ने अचानक कहा। तुम अकेले जा सकते हो। वैसे भी लोगों की मृत्यु कब होती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। झाओ मानयान तुरंत रुक गया, ऐसा लग रहा था मानो वह मजाक नहीं करना चाहता हो। स्पिरिट ग्रेड लाइटनिंग सीड, अगर नहीं तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारे पास कोई युद्ध कौशल नहीं है। मेरे पास अपनी रक्षा करने का तरीका है। मो फैन ने बिना किसी मजाक के जल्दी और गंभीरता से अपनी बात दोहराई। धिक्कार है, तुम तो बड़े लालची हो, झाओ मानयान ने शाप दिया। स्पिरिट ग्रेड लाइटनिंग सीड की कीमत 10 मिलियन RMB से भी अधिक थी। उस तरह का विशेष स्पिरिट ग्रेड का बीज बहुत दुर्लभ था। अगर इसे नीलामी में रखा जाता तो कुछ ही मिनटों में कोई शक्तिशाली व्यक्ति इसे खरीद लेता। इसीलिए स्पिरिट ग्रेड के बीज अक्सर बाजार मूल्य से थोड़े महंगे होते थे। मो फैन जिस स्पिरिट ग्रेड लाइटनिंग सीड को चाहता था वह झाओ परिवार के लिए खरीदना नामुमकिन तो नहीं था, लेकिन वे उसे यूं ही मुफ्त में भी नहीं दे सकते थे। झाओ मानयान को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चमड़ी छिल रही हो। सौदा हुआ? मो फैन ने पूछा। पक्का, झाओ मानयान ने दांत भींचते हुए जवाब दिया। झाओ मानयान एक ऐसा व्यक्ति था जो गणना करना जानता था। अगर वह अपनी तुलना मू नुजियाओ से करे, जिसने विश्वविद्यालय के नए छात्रों के लिए संसाधनों की भरपाई करने में अपने परिवार के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया था ताकि वह वर्तमान मुकाम हासिल कर सके, तो उसके झाओ परिवार द्वारा उसे उसी मुकाम तक पहुंचाने के लिए केवल एक स्पिरिट ग्रेड लाइटनिंग सीड खर्च करना वास्तव में काफी लाभप्रद होगा। झाओ मानयान को विश्वास था कि उसके परिवार के प्रभावशाली लोग इस सौदे के लिए अवश्य सहमत होंगे। जब वे दोनों इस बारे में साजिश रच रहे थे तब वे तीसरी मंजिल पर पहुंच गए थे। जब लिंगलिंग ने उन्हें बताया कि तीसरी मंजिल पूरी तरह से लाल बिंदुओं से भरी हुई है, तो वे दोनों मन ही मन कड़वी हंसी हंसे बिना नहीं रह सके। लाभों पर चर्चा करने का क्या फायदा? उन्हें तो ये भी यकीन नहीं था कि वे इन राक्षसों के चंगुल से बच पाएंगे या नहीं। चाहे वो हरी राक्षसी हो या मदर स्किन स्केल फैंटम, उनसे निपटना आसान नहीं होगा। चौक में रिहर्सल का समय आखिरकार समाप्त हो गया था। आसपास इंतजार कर रहे छात्र प्रदर्शन देखने के लिए चौक के बीचों बीच की ओर चलने लगे थे। चौक के बीचों बीच बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई थीं। सीटें पहले से ही पुरुष प्रशंसकों के एक समूह द्वारा कब्जा कर ली गई थीं। हार्मोन के बेकाबू होने के कारण ये युवक अपने पसंदीदा कलाकारों के नाम लिखे हुए बैनर लिए बैठे थे। उनमें से कई लोगों ने खास टी शर्ट पहनी हुई थी जिन पर उनके पसंदीदा आइडल की तस्वीर छपी थी। जब आखिरकार उनका सबसे चहेता आइडल सामने आया तो उनमें से हर कोई बेहद उत्साहित होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। आसपास की सीटों पर लोगों का एक और बड़ा समूह बैठा था। उनमें से कई लोग शोर शराबे के कारण इधर आए थे, जबकि अन्य लोग केवल मनोरंजन में भाग लेने के लिए यहां आए थे। संगीत बजना शुरू होते ही शोरगुल धीरे धीरे कम होने लगा। छत से कृत्रिम बारिश की बूंदें गिरने लगीं, जो संगीत की धुन पर झूम रहे युवाओं के शरीरों पर पड़ रही थीं। कुछ नाइट क्लब में आए लोग तो नाचने भी लगे थे। किसी नाइट क्लब की तरह वे मंच पर पीछे नाच रही उन नर्तकियों के पीछे पीछे चल रहे थे जिनकी नाभि दिख रही थी। तभी अचानक एक हल्की सी चीख सुनाई देने लगी और डीजे का संगीत भी सुनाई देने लगा। साथ में नृत्य कर रही नर्तकियों के गीले बाल लहरा रहे थे, उनकी आंखें संगीत से मदहोश लग रही थीं। ये बेहद आकर्षक था। उनकी सर्प जैसी कमर और मदहोश कर देने वाले कूल्हे बेहद आकर्षक थे। अलग अलग रंग बिजली की तरह चमक रहे थे जो उनके अद्भुत और जोश से भरे नृत्य को बयां कर रहे थे। नीचे एक उत्सव का माहौल बनने लगा था। दिन का मुख्य किरदार अभी सामने आना बाकी था, जबकि युवा जोश से भरे छात्र पहले ही पूरे इलाके में धूम मचा रहे थे। हालांकि डीजे द्वारा बजाए जा रहे संगीत में मग्न छात्रों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पूरा व्यायामशाला खतरे से भरा हुआ था। इस तरह की स्थिति में जब कोई लड़की जो इतनी शर्मीली दिखती थी कि बोल भी नहीं पाती थी, बाथरूम जाती थी, तो बहुत संभावना थी कि वह अपना रूप बदल लेगी और इस पूरे इलाके को खून से लथपथ कर देगी। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर मो फैन और झाओ मानयान को एहसास हुआ कि जब वे अभी भी सुरंग के अंदर ही थे तब प्रदर्शन शुरू हो चुका था। उन दोनों का मन उस संगीत को सुनने का नहीं था जिससे पूरा जिम हिल रहा था। वे घबराकर इधर उधर भाग रहे थे और साथ ही लोगों की भीड़ पर सावधानीपूर्वक नजर रख रहे थे। लिंगलिंग के अनुसार दर्शकों में मौजूद 4000 लोगों में से लगभग 100 लोग संक्रमित थे। उनका मानना था कि जब तक मदर स्केल स्किन फैंटम आदेश नहीं देती तब तक लगभग 100 राक्षस तुरंत अपनी मानव खाल उतार देंगे और खून चूसने वाले राक्षसों में बदल जाएंगे और वे पूरे दर्शकों का नरसंहार करना शुरू कर देंगे।
मदर स्केल स्किन फैंटम को सबसे ज्यादा खून की जरूरत थी। ये जितना अधिक रक्त चूसेगा उतनी ही अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकेगा। 4 से 5 हजार लोग एक ही जगह पर जमा थे। उनमें से अधिकांश प्राथमिक जादूगर थे जिन्हें जादुई राक्षसों से लड़ने में कठिनाई होती। एक बार संक्रमित लोग दानवों में परिवर्तित हो जाते तो ये पूरा स्थान एक खूनी दावत और नरसंहार में तब्दील हो जाता। तुम्हें जल्दी करनी होगी। दूसरे इलाकों की हरी राक्षसी यहाँ जमा हो गई हैं। ऐसा लगता है कि वे इसे अपना भोजन स्थल बनाने जा रही हैं। ये जगह उनकी खून चूसने और महिला जादूगरनियों को संक्रमित करने की जरूरत के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ कम से कम 3000 राक्षसी हैं। लिंगलिंग ने उसे जल्दबाजी में बताया। कुछ समय पहले ही लाल बिंदु पूरी व्यायामशाला में अपने लक्ष्यों की तलाश में घूम रहे थे, लेकिन अब वे सभी बिल्कुल केंद्र में एकत्रित हो गए थे। उनके इरादे बेहद स्पष्ट थे। अगर प्रदर्शन सुनने आए लोग थककर संक्रमित हो जाते तो मदर स्केल स्किन फैंटम की ताकत संभवतः कमांडर स्तर तक पहुंच सकती थी। उस समय मदर बीस्ट को मारना बहुत मुश्किल हो जाता। इसके अलावा अखाड़े में मौजूद 4000 से ज्यादा लोग उसके द्वारा बंधक बना लिए जाते, जबकि वह अभूतपूर्व आतंक मचाती। मो फैन और झाओ मानयान इस बात से भली भांति परिचित थे कि यह मामला कितना गंभीर था। उस राक्षसी शक्ति में वाकई असाधारण बुद्धि थी, इसीलिए उसने संक्रमित लोगों को इकट्ठा किया और यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। इस इलाके के सभी लोग बलि का बकरा बन सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मो फैन ने धीमी आवाज में लिंगलिंग से कहा, हम यहाँ हैं। तुम्हें मात्र राक्षसी का नाश करना होगा, वरना तुम हरी राक्षसी स्त्रियों के एक बड़े समूह से घिर जाओगे। उस समय तुम्हारे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, लिंगलिंग ने उसे स्पष्ट शब्दों में कहा। झाओ मानयान ने भी एक तरफ खड़े होकर यह सब सुना। उस क्षण वह थोड़ी देर के लिए झिझका। शोहरत महत्वपूर्ण थी, लेकिन अगर उसकी जान चली जाती तो फिर कुछ भी मायने नहीं रखता। झाओ मानयान ने कभी नहीं सोचा था कि मामला इस स्तर तक पहुंच जाएगा। मो फैन, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? झाओ मानयान ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठी। झाओ मानयान को एहसास हुआ कि उसका रूममेट आम छात्रों जैसा बिल्कुल नहीं था। जादुई जीवों के प्रति उसका शांत रवैया एक अनुभवी शिकारी जैसा था जो जीवन और मृत्यु के बीच झूलता रहता था। मैंने इससे कहीं ज्यादा भयानक चीजें देखी हैं, इसलिए ये कुछ भी नहीं है। झाओ मानयान, पीछे हटने के बारे में सोचना भी मत। अपने पीछे देखो, मो फैन ने कहा। जिस सुरंग से वे अभी अभी बाहर निकले थे, वहां से उन्हें कुछ लड़कियां दिखाई दी जो देखने में एक ही छात्रावास की लग रही थीं। उन्होंने स्वयंसेवकों की वर्दी पहनी हुई थी और यह स्पष्ट था कि वे इस बार प्रदर्शन के लिए केवल स्वयंसेवक थीं। वे हंसते हंसते बातें कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मो फैन और झाओ मानयान को देखा तो सारी जिम्मेदारी संभालने वाली लड़की ने आगे बढ़कर उन पर चिल्लाते हुए कहा, अरे तुम दोनों, तीसरी मंजिल सिर्फ कर्मचारियों के लिए है, तुम्हें यहाँ घूमने की इजाजत नहीं है। मो फैन अविचलित रहे। झाओ मानयान भी वहीं खड़ी थी और उन युवतियों को निहार रही थी जो सभी बेहद सामान्य दिख रही थीं। मो फैन ने झाओ मानयान की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, ये सब लाल हैं। झाओ मानयान का चेहरा उदास हो गया। अगर लिंगलिंग ने गलती से सेंसर पर नजर न डाली होती तो कौन सोच सकता था कि इन महिला स्वयंसेवकों की वास्तव में एक और त्वचा है। मैं इसे संभाल लूंगा। झाओ मानयान ने अपने आसपास देखा और महसूस किया कि जो लड़कियां अनजाने में यहां आ गई थीं, उनकी संख्या बढ़ने लगी थी। स्वयंसेवकों का समूह काफी अजीब व्यवहार कर रहा था। अगर सिर्फ 2 लोग गलती से इस इलाके में आ गए थे तो उन्हें पूरे समूह को यहां लाने की क्या जरूरत थी। सुरंग के आगे और पीछे कई लड़कियां अचानक अपने दरवाजे खोलकर सुरंग में झांकने लगीं। कुछ लड़कियां ऐसी भी थीं जो किसी मशहूर हस्ती की तरह लग रही थीं और रिहर्सल में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की तैयारी कर रही थीं। उनकी निगाहें भी अचानक मो फैन और झाओ मानयान पर टिक गईं। सावधान रहो, मो फैन ने झाओ मानयान से यह कहने के बाद उसका शरीर अजीब तरह से उसके पैरों के नीचे की छाया में समा गया। झाओ मानयान ने सिर हिलाया और उसकी निगाहें अपने आसपास के लोगों पर ध्यानपूर्वक घूम रही थीं। जैसे ही वह मो फैन को इन छोटे राक्षसों के बीच से गुजरते हुए देखने के लिए अपना शरीर मोड़ने वाला था, झाओ मानयान ये देखकर चौंक गया कि मो फैन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस सुरंग में बत्तियां एक दूसरे पर पड़ रही थीं। संयोगवश सुरंग में एक बत्ती खराब थी। झाओ मानयान ने उस धुंधले इलाके में एक परछाई को बहुत तेजी से गुजरते देखा और उसके बाद उसे मो फैन का कोई निशान नहीं दिखा। एक छाया जादुई उपकरण, झाओ मानयान ने मन ही मन कहा। झाओ मानयान एक प्रकाश जादूगर था।
उसके पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मध्यवर्ती जादू का मंत्र पवित्र ढाल था, इसलिए अगर वह मरना भी चाहता तो यह इतना आसान नहीं होता। मो फैन ने झाओ मानयान की लड़ाई देखने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि एक प्रतिष्ठित परिवार के शिष्य में इतनी कम क्षमता होगी। उसे बस मदर स्केल स्किन फैंटम को जल्द से जल्द खत्म करना था। जब सारे लाल बिंदु व्यायामशाला के बीचों बीच इकट्ठा हो जाएंगे तब यह मामला उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। मो फैन, जल्दी करो। लिंगलिंग की आवाज में चिंता बढ़ती जा रही थी। मैं उसी प्लेटफॉर्म पर हूं जिसका आपने जिक्र किया था। यहाँ कुछ लोग हैं और उनमें से एक लड़की है जिसने चमकीले और रंगीन कपड़े पहने हैं। लगता है इस बार रिहर्सल में वही मुख्य आइडल है। उसके बगल में उसके कपड़े संभालने वाली मेकअप आर्टिस्ट और मैनेजर है। मो फैन ने लिंगलिंग को सब कुछ बताया जो वह देख रहा था। मो फैन कोने में खड़ा था और उसकी निगाहें लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म के प्रवेश द्वार पर टिकी हुई थीं। प्रवेश द्वार पर करीब 7-8 लोग मौजूद थे। कुछ मजदूर भी इधर उधर आ जा रहे थे। मैडम, आपको सावधान रहना होगा। अगर इस लिफ्ट में कोई खराबी आ गई तो मुझे नहीं लगता कि मैं बॉस को कुछ समझा पाऊंगी, महिला मैनेजर ने चिंता से भरे चेहरे के साथ कहा। ऐसा नहीं होगा, एक समूह के बीच में खड़ी लड़की ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। मो फैन ने गौर से देखा और पाया कि यह लड़की बिल्कुल उसी मशहूर आइडल जैसी थी जिसे उसने प्रवेश द्वार पर लगे बड़े पोस्टर पर देखा था। जब वह मुस्कुराई तो वह कितनी मासूम लग रही थी। ठीक है, ठीक है। अंदर बैठी तकनीकी विशेषज्ञ आंटी, कृपया इसे ठीक से संभालें, हमारे कुकू को गिरने न दें। चिंता मत करो, इस उपकरण में कोई समस्या नहीं होगी। युवती, अंदर आओ, तुम्हारा अभ्यास शुरू होने वाला है। वाह, ये तो एक मशहूर हस्ती है, मैनेजर ने असंतोष जताते हुए कहा। हाँ, मशहूर हस्ती। मो फैन लिंगलिंग के निर्देशों को सुनते हुए लगातार इन सब बातों का अवलोकन करता रहा। जब मौका मिला तो मो फैन ने एक बार फिर एस्केपिंग शैडो का इस्तेमाल किया और चुपके से लोगों के पीछे छिप गया। ठीक है, हम बंद कर रहे हैं। तकनीशियन आंटी ने बटन दबाया और दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट देखने में बिल्कुल एक बड़े आकार की लिफ्ट जैसी लगती थी, जिसे एक छोटी लिफ्ट में समेटकर हवा में लटका दिया गया हो। जब कलाकार धीरे धीरे मंच पर उतरते थे तो जिम की सारी लाइटें उसी जगह पर केंद्रित हो जाती थीं। यह नज़ारा वाकई अद्भुत था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुकू कुकू। कार्यक्रम स्थल के बीचों बीच संगीत की लय से प्रभावित छात्र पहले ही कोरस के साथ गाना शुरू कर चुके थे। अपनी प्यारी और मनमोहक सूरत और सुरीली आवाज से इस गायिका ने लोगों के दिलों में गहरी जगह बना ली है। चाहे वो नाच रही हो या गा रही हो, वो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। कार्यक्रम स्थल के बीचों बीच लोग उसका नाम चिल्लाने लगे। मूर्ति कुकू पहले से ही मंच के बीच में खड़ी थी। उसने सबकी आवाजें सुनने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। यह महज एक रिहर्सल थी, फिर भी स्कूल से इतने सारे उत्साही लोग इसे देखने के लिए आ चुके थे। ये बात तो सबको पता ही थी कि कई 2 और 3 स्तर के सितारे ऐसे भी हैं जिनके वास्तविक प्रदर्शन के दौरान भी बहुत कम लोग मौजूद होते हैं। वह बेहद संतुष्ट थी। उसने मन ही मन सोचा कि उसे उन्हें एक शानदार प्रदर्शन देना होगा, भले ही वह केवल एक पूर्वाभ्यास ही क्यों न हो। आंटी, आप मुझे नीचे उतार सकती हैं। मैं तैयार हूँ। लिफ्ट को नियंत्रित कर रही तकनीशियन आंटी से बात करते हुए उसने अपनी आंखें खोली। घबराओ मत, तकनीशियन आंटी ने हंसते हुए कहा। मैं ठीक हूँ। ओह, मेरा मतलब ये था कि आपको किसी भी बात पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं यहाँ मुख्य किरदार हूँ। कुछ हद तक दयालु दिखने वाली तकनीशियन आंटी के चेहरे पर अचानक एक अजीब सी मुस्कान आ गई। लड़की के शरीर को निहारते हुए वह मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था मानो उसका मुंह अकल्पनीय रूप से चौड़ा खुल सकता है और उसके नुकीले दांत भूरे खून से सने हुए थे। तकनीशियन आंटी के हाथ धीरे धीरे फैलने पर बदल गए और देखने में रबर जैसे लगने लगे। उसकी उंगलियों की हड्डियां ही नहीं बल्कि उसके नाखून भी हरे पड़ने लगे थे। वे तेज धार वाले खंजर जैसे दिख रहे थे। उनमें एक पतली सी नोक भी थी। उसके शरीर की त्वचा धीरे धीरे उतरने लगी। 30 साल की महिला का चेहरा गहरे हरे रंग के पपड़ियों में बदल गया और वे पपड़ियां किसी तरल पदार्थ से चिपकी हुई थीं। ये बेहद घिनौना लग रहा था। सिला, उसके कपड़े कागज की तरह फीके पड़ गए जिन्हें उसने अपने नुकीले पंजों से फाड़ डाला। जो सामने आया वह किसी स्त्री का नग्न शरीर नहीं बल्कि शल्कों से ढका हुआ शरीर था। एक लंबी जीभ बाहर निकली, इतनी लंबी कि वो लड़की के चेहरे के सामने तक भी पहुंच सकती थी। मछली जैसी लाल जीभ उसके सामने हिल रही थी और लड़की पूरी तरह से अचंभित होकर वहीं खड़ी थी।
इस दुनिया में उस इंसान से ज्यादा डरावनी कोई चीज नहीं थी जो अपनी खाल उतारकर शल्कों से ढके एक राक्षस के रूप में प्रकट हो जाए। मूर्ति इतनी डर गई कि उसका दिमाग सुन्न हो गया, उसके पैर कांपने लगे और वह वहीं खड़ी रह गई, मानो गिरने ही वाली हो। आज मेरे बच्चे आखिरकार पेट भर खा सकेंगे। ये सब तुम्हारी रिहर्सल की बदौलत है, उस राक्षसी ने इंसानी आवाज में कहा। हालांकि उसकी आवाज ऐसी लग रही थी मानो उसका गला किसी चीज से भरा हो, आवाज बेहद कर्कश थी। ससस ससस। अचानक मदर स्केल स्किन फैंटम ने अपना सिर उठाया और आयोजन स्थल के बीचों बीच एक आवाज निकाली। ये चीख किसी राक्षस की मां की तरह लग रही थी, जो अपने बच्चों को जगाने के लिए चिल्ला रही हो। ध्वनि को आयोजन स्थल के केंद्र तक पहुंचने के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह लगातार गूंजती रही। उस खूबसूरत लड़की ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर नीचे की ओर घुमाया और महसूस किया कि खचाखच भरी भीड़ बेचैन होने लगी है। वे सभी उसी की तरह दिख रहे थे, बेहद सदमे में थे और इधर उधर भागने लगे। जैसे ही वे पीछे हटने वाले थे, उन्हें अचानक अपने बगल में एक और दृश्य दिखाई दिया। चमड़ी के टुकड़े गिरने लगे और एक के बाद एक शल्कों वाले राक्षस प्रकट होने लगे। आह आह। एक पल के लिए कार्यक्रम स्थल के केंद्र में सबसे तेज सुनाई देने वाली आवाज लड़कियों की चीखें थीं। भय का माहौल तुरंत हवा में फैल गया। तुम्हारा खून जरूर स्वादिष्ट होगा। मदर स्केल स्किन फैंटम ने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसकी आंखों में एक अशुभ चमक दिखाई दी। वह कोमल हरे रंग की त्वचा वाली लड़की थी। उसका खून बेहद स्वादिष्ट होगा। मदर स्केल स्किन फैंटम ने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वह मूर्ति जैसी दिखने वाली लड़की पर हाथ रखने वाली थी, गलियारे के कोने में अंधेरे में छिपे एक बिना शर्ट पहने हुए आदमी धीरे धीरे बाहर निकला। जैसे अंधकार का कोई निराकार द्वार खुल गया हो, वैसे ही अचानक कहीं से एक जीवित व्यक्ति प्रकट हो उठा। मदर स्केल स्किन फैंटम चौंक गई, वो तुरंत पीछे हट गई। सुरक्षा बाड़ के पास रहते हुए उसकी आंखों में क्रोध झलक रहा था, क्योंकि उसने अंधेरे से बाहर आए व्यक्ति को पहचान लिया था। ये फिर से तुम हो। मदर स्केल स्किन फैंटम को मो फैन की पहचान साफ तौर पर याद थी। मो फैन को देखते ही उसकी आंखें लाल हो गईं। वह ये बात कभी नहीं भूल पाएगी कि उसके पति की हत्या उसी व्यक्ति ने की थी। इस बार तुम बच नहीं पाओगे। मो फैन के पैरों के नीचे एक बैंगनी रंग का स्टार एटलस लिपट रहा था। मो फैन इस मदर स्केल स्किन फैंटम के प्रति बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतेगा। भले ही उसे उस महिला को मारना पड़े जो इसकी शिकार हुई थी, वह इस जीव को अपने अपराध जारी रखने नहीं दे सकता। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? मदर स्केल स्किन फैंटम के कर्कश गले से जवाब आया। पिछली बार जब वे मिले थे, उसकी तुलना में उसकी ताकत में काफी वृद्धि हो गई थी। अब उसे मो फैन जैसे आदिम जादूगर से डर नहीं लगता था। संयोगवश वह आखिरकार इस दुष्ट व्यक्ति से छुटकारा पाकर अपने पति का बदला ले सकती थी। उसकी लंबी जीभ एक चाबुक की तरह थी। उस राक्षसी मां ने उसे बाहर की ओर झटका दिया और जीभ मो फैन की ओर झपटी। हड्डी की दरांती ढाल। मो फैन ने तुरंत अपनी बोन स्काइथ शील्ड को सक्रिय कर दिया। उसके शरीर के सामने एक काली ढाल प्रकट हुई, जिसने उसे पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया। लाइटनिंग स्टार एटलस लगभग तैयार था। मो फैन इस चीज को अपने स्टार एटलस को नष्ट नहीं करने दे सकता था। धमाका। ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी कोमल जीभ ने बोन स्काइथ शील्ड पर प्रहार किया हो और उसे तुरंत चूर चूर कर दिया हो। वह एक भी हमले का सामना करने में पूरी तरह असमर्थ थी। जब जीभ ने अस्थि दरांती ढाल को चकनाचूर कर दिया, तो वह सीधे मो फैन के शरीर पर जा लगी। स्थिति बिगड़ते देख मो फैन ने तुरंत स्टार एटलस को रोक दिया और एक तरफ लुढ़क गया। जीभ अभी भी मो फैन की पीठ पर लगातार प्रहार कर रही थी, जिससे वहां एक गहरा घाव हो गया। अगर बोन स्काइथ शील्ड अधिकांश बल को न सोख लेती, तो जीभ की शक्ति संभवतः सीधे उसकी पीठ को भेद देती। मो फैन को अपनी पीठ पर तेज गर्मी महसूस हुई और वह दर्द से दांत भींचने लगा। धत्तेरे की। बोन स्काइथ शील्ड जैसी शक्तिशाली चीज की रक्षात्मक क्षमता भी मदर बीस्ट के हमलों का सामना नहीं कर पाए। इस दानव जन्नी की ताकत शायद योद्धा स्तर की थी, वरना उसके एक सामान्य हमले से बोन स्काइथ शील्ड कैसे नष्ट हो सकती थी। मरना मरना मरना। जब राक्षसी औरत ने अपनी जीभ बाहर निकाली, तो उसने एक लापरवाह और अत्याचारी चीख भी निकाली। जीभ हवा में और ऊपर उठी और तेजी से मो फैन के सिर की ओर झपटी। मो फैन ने अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की। अगर वह वार उसे लग जाता, तो वह शायद मांस का टुकड़ा बन जाता। परछाइयों से बचते हुए शटल। जब जुबान ने जोरदार प्रहार किया, तो मो फैन का शरीर नीचे धंस गया। उसका पूरा अस्तित्व उसके पैरों के नीचे अंधेरे में डूब गया।
जैसे किसी विमान से गुजरते समय मोफैन की परछाई तेजी से बदलने लगी। कोने में पहुंचते ही उसका शरीर उस परछाई से बाहर निकल आया। इस समय मोफैन उस आइडल के साथ खड़ी थी। मोफैन ने उसकी तरफ एक नजर डाली। मुझे नजरअंदाज करो, मूर्ति ने डर से कांपते हुए कहा। हालांकि उसकी दृढ़ आंखों से पता चलता था कि वह अभी भी अभिनय कर सकती है। मैं उसे यहां से दूर ले जाऊंगी। अगर हो सके तो अपने लाइट टेक्नीशियन से कहो कि स्टेज की सारी लाइटें जला दे ताकि कई परछाइयां बन जाएं। मोफैन ने उससे कहा। मूर्ति ने सिर हिलाया। उसका रंग एकदम सफेद था, फिर भी उसने कुछ हद तक अपना संयम बनाए रखा। जब राक्षसी आकृति अपनी जीभ अंदर खींच रही थी, तब मोफैन ने मौके का फायदा उठाते हुए मंच की छत पर लगी सुरक्षा बार पर छलांग लगा दी। आग का विस्फोट। जैसे ही वह ऊंची जगह पर खड़ा हुआ, उसके हाथों में मौजूद लपटें एक साथ बाहर निकल आईं। गुलाब के लाल रंग की जलती हुई हड्डी की लपटें मदर बीस्ट के शरीर से टकराईं और उसकी हरी खाल पर जलने लगीं। जलती हुई हड्डियों की ज्वालाएं जलती रहेंगी। मोफैन जानता था कि प्राथमिक जादू से जरूरी नहीं कि ऐसे घाव हो जो इस प्राणी को मार सके। हालांकि जब तक ज्वालाएं बुझेंगी नहीं, घाव बने रहेंगे। राक्षसी मादा ने चीख मारी। जब उसने देखा कि मोफैन भागने ही वाला है, तो उसका अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला शरीर मकड़ी की तरह तेजी से सुरक्षा बार पर चढ़ने लगा और वह मोफैन का पीछा करने लगी। जैसे ही मात्र दानव तेजी से आगे बढ़ा, लपटें बुझ गईं। मात्र दानव की खाल में अविश्वसनीय रूप से मजबूत सुरक्षात्मक क्षमताएं प्रतीत होती थीं। जलती हुई हड्डियों की लपटों को उसकी हड्डियों और अंगों को जला देना चाहिए था। दुर्भाग्य से आत्मा स्तर की जलती हुई हड्डियों की लपट भी मात्र दानव की खाल को झुलसाने में सक्षम नहीं थी, उसे जलाना तो दूर की बात थी। मोफैन ने जादू का प्रयोग करना बंद नहीं किया। जब उसने देखा कि मात्र दानव के शरीर पर लगी आग बुझ रही है, तो उसने एक बार फिर अपनी हथेली से जलती हुई हड्डियों की लपटों का एक और गोला बना लिया। फायर बर्स्ट और रप्चर लगातार जलने वाली बर्निंग बोन्स की लपटों से ज्यादा प्रभावी नहीं होंगे। मोफैन मदर बीस्ट को और ज्यादा क्रोधित करना चाहता था, इस तरह वह उसे उस स्थान की ओर निर्देशित कर सकेगा जहां वह उससे लड़ सके। वह राक्षसी बहुत तेज थी। मोफैन इतने संकरे क्षेत्र में उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, और इसके अलावा जिस स्थान पर वह खड़ा था, वहां कोई छाया भी नहीं थी। ब्लड बीस्ट बूट्स का इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका था। उनकी माना शक्ति को पुनः पूर्ति किए बिना वह उनका इस्तेमाल जारी नहीं रख सकता था। उसकी अस्थि दरांती ढाल पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। बचाव के लिए उसके पास एकमात्र उपाय छाया से बचना था। परछाइयों से बचने का जादू कोई अद्वितीय जादू नहीं था। जैसे ही कोई परछाई वाले क्षेत्र की ओर हमला करता, मोफैन न केवल तुरंत प्रकट हो जाता, बल्कि उसे जानलेवा चोट भी लग जाती। जब मोफैन सुरक्षा बार पर हवा में खड़ा था, तो उसने देखा कि राक्षसी आकृति उसकी ओर चढ़ रही है। उसने बिना सोचे समझे बार से नीचे छलांग लगा दी। ऐसा लग रहा था मानो उस राक्षसी ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि मोफैन नीचे कूदेगा। राक्षसी ने अपने पिछले पैरों से खंभे पर जोरदार प्रहार किया और पहले से भी तेज गति से मोफैन की ओर कूद पड़ी। वह सचमुच इतनी तेज है। जब मोफैन ने देखा कि मदर बीस्ट उससे 5 मीटर से भी कम दूरी पर है, तो उसे पसीना आ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हवा में लटके मंच पर आइडल गर्ल सुरक्षा बार के किनारे तक दौड़ चुकी थी। जब उसने देखा कि मदर बीस्ट एक तेज तलवार की तरह गति से धीरे धीरे नीचे उतर रही मोफैन की ओर उड़ रही है, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे कुछ करना ही था, वरना मोफैन के जमीन पर गिरने से पहले ही मदर बीस्ट उसका सीना चीर कर देती। दुर्भाग्यवश उसकी प्रतिक्रिया अभी भी बहुत धीमी थी। वह राक्षसी चमगादड़ की तरह थी, हवा में चलते समय वह लगभग अदृश्य हो जाती थी। अपने पंजे फैलाए हुए उस राक्षसी महिला की लंबी जीभ भी हवा में लहराए। इस बार तो वह इस बदकिस्मत इंसान को कीमा बनाकर रख देने की योजना बना रही थी। मदर बीस्ट मोफैन के इतने करीब थी कि मोफैन उसके शरीर से आने वाली दुर्गंध को सूंघ सकता था। भयंकर पंजे करीब आते जा रहे थे। मोफैन के पास सोचने का समय नहीं था। उसने अपनी हथेली में गुलाबी लपटों का एक और गुच्छा समेट लिया। वह शांत रहा और उसके अपने से महज 3 मीटर दूर आने का इंतजार करता रहा। फिर उसने गुस्से में अपने हाथ में मौजूद आग की लपटों को सीधे उस राक्षसी और अपने बीच फेंक दिया। आग का विस्फोट, दरार। उनके बीच गुलाबी रंग की लपटों का एक गोला फूट पड़ा। जब उस भीषण गर्मी ने मात्र दानव को अपनी चपेट में लिया, तो उसके फैलने की शक्ति ने मोफैन को दूर धकेल दिया। मोफैन ने हवा में ही अपनी दिशा बदल ली और मंच के ठीक बीचों बीच गिर पड़ी। वह राक्षसी आकृति सचमुच एक विचित्र प्राणी थी।
विस्फोट से हुए धमाके के कारण हवा में उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई, फिर भी उसके नुकीले पंजे अभी भी बाहर की ओर फैले हुए थे। स्वूश! ठंडी किरणें तलवारों की तरह उसके पंजों का पीछा कर रही थीं। उसके भयंकर पंजे हवा से बरसते तेज धारदार ब्लेडों की तरह लग रहे थे। मो फैन द्वारा फेंकी गई गुलाबी ज्वालाएं भी उन पंजों से कटती हुई प्रतीत हो रही थीं। बत्ती के टूटे हुए कुछ टुकड़े मो फैन को छू गए। मो फैन की बांह, छाती और चेहरे के बाईं ओर कई जगह कट लग गए। उसके हाथ पर लगा घाव काफी गहरा था, शायद हड्डियां भी छू गई थीं। दर्द इतना ज्यादा था कि मो फैन ने गहरी सांस ली। उसके सीने और चेहरे पर लगे घाव ज्यादा गहरे नहीं थे, वरना उसकी जान चली जाती। बूम! मो फैन बुरी तरह से स्टेज पर गिर पड़ा। उसके घावों से पहले से ही खून बह रहा था। इस राक्षसी की ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। उसकी गति अचूक थी, उसके भयंकर पंजे इतने तेज थे कि उनसे बवंडर सा आ जाता था। अगर उसने फायर बर्स्ट यानी रप्चर की ताकत का इस्तेमाल करके भाग न लिया होता तो शायद वह सीधे टुकड़े टुकड़े हो गया होता। अब पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई थी। हरी राक्षसी प्रकट हो उठी थी, जिससे सभी छात्र इधर उधर भागने लगे थे। कुछ लोग अब भी शांत थे। उन्होंने उन हरी राक्षसी महिलाओं से लड़ने के लिए मंत्र जपना शुरू कर दिया। पूरा माहौल सचमुच अराजक हो गया था और किसी को भी ये पता नहीं था कि उनके बगल में बैठा व्यक्ति कहीं अपनी त्वचा न उतार दे। यहाँ तक कि युद्ध का अनुभव रखने वाले लोग भी स्पष्ट रूप से मुश्किल स्थिति में थे। जब मो फैन हवा में स्टेज से नीचे उतरा तो ऐसा लगा जैसे किसी को उसकी परवाह ही न हो। बस इतना हुआ कि उसकी तरफ दौड़ रही कुछ लड़कियां चीख पड़ीं। इन लड़कियों के लिए इस समय हवा में उड़ रही चीजों को केवल भय के रूप में ही वर्णित किया जा सकता था। इस इलाके से दूर चले जाओ। जब मो फैन ने चीख चिल्लाती इन लड़कियों को देखा तो उसे गुस्सा आने लगा। इतने सालों तक जादू का अध्ययन करना व्यर्थ हो गया। अगर आप जादूगर होते तो जादुई जीवों का सामना होते ही शांति से उनसे लड़ना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वे इधर उधर बेतरतीब ढंग से भाग रहे थे, जैसे मोटी भीड़ों का झुंड। आखिर वे पर्ल इंस्टीट्यूट में घुसे कैसे? मो फैन, क्या तुम ठीक हो? लिंगलिंग की चिंतित आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। मो फैन उस छोटे से गड्ढे से बाहर निकला जिसमें वह गिर गया था और अपने हाथ से अपने चेहरे पर लगे घाव को मलने लगा। जैसे ही उसने उसे रगड़ा, उसका हाथ और हथेली खून से लथपथ हो गए। मैं अभी भी जिंदा हूं। ये चीज तो पहले से ही योद्धा स्तर की है, मो फैन ने जवाब दिया। उसकी निगाहें पास ही खड़ी उस राक्षसी पर टिकी थीं, जो इस समय एक भयानक हंसी हंस रही थी। वह राक्षसी अपने आप पर बहुत गर्व करती हुई प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे अपने बच्चों द्वारा पूरी तरह से खाए गए उन बेचारे लोगों को देखकर आनंद आ रहा हो। उसे इस तरह की क्रूरता और रक्तपातपूर्ण शिकार में मजा आता था। सस। ठीक उसी क्षण जो लड़कियां पहले बेतहाशा इधर उधर भाग रही थीं, अचानक जमीन पर गिर पड़ीं। उनके नाखून बढ़ने लगे और वे अपनी कोमल त्वचा को फाड़ने लगे। उन्होंने अपने शरीर पर मौजूद शल्कों को उजागर किया और बेहद क्रूर और घिनौनी आंखों को प्रकट किया। मात्र दानव से मिले निर्देशों के बाद उनकी निगाहें एक तरफ खड़े मो फैन पर टिक गईं, जिसका चेहरा खून से लथपथ था। उनकी जीभें हवा में फैलने लगीं और उसकी ओर लहराने लगीं। बहुत जल्दी उसके पीछे और मंच के नीचे अपने शिकार का पीछा कर रही हरी राक्षसी महिलाओं का एक जोड़ा भी रुक गया। वे अचानक मो फैन की ओर मुड़ी और धीरे धीरे उस दिशा में रेंगने लगीं। मो फैन से कुछ ही दूरी पर खड़ी मात्र दानव ने उसके पास बिल्कुल भी कदम नहीं रखा। ऐसा प्रतीत होता था कि वह मो फैन के अग्निमुट्ठी और विस्फोटित आकाश के पीछे छिपे खतरे को पहचान चुकी थी। इसलिए जब उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे एक अग्नि तारा एटलस उभर रहा है, तो वह लापरवाही से उसकी ओर नहीं बढ़ी। इसके बजाय उसने आसपास की हरी राक्षसी महिलाओं को सीधे उसे घेरने का आदेश दिया। मध्यवर्ती अग्नि जादू अग्निमुख वास्तव में अविश्वसनीय था, लेकिन यह उनमें से बहुतों को नहीं मार सकता था। अपने आसपास 8 से अधिक हरी राक्षसी महिलाओं को देखकर मो फैन ने भी तारा एटलस का जाप जारी रखने का साहस नहीं किया। फायरी फिस्ट इन सभी हरी राक्षसी महिलाओं को मार नहीं सका। इसके अलावा अगर उसने यहां अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया तो मदर बीस्ट निश्चित रूप से बेकाबू होकर उस पर टूट पड़ेगी और उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। तस्क, जब तक मैं तुम्हें मार नहीं डालती, ये जगह मेरा घोंसला बन जाएगी। राक्षसी मां ने एक अजीब सी आवाज निकाली। उसकी आवाज में उपहास था। लिंगलिंग द्वारा पहले किया गया विश्लेषण सही था। कई मानव शरीरों से रक्त अवशोषित करने के बाद मात्र दानव ने एक निश्चित स्तर की बुद्धि प्राप्त कर ली थी और अब वह बोल सकती थी। मो फैन, हम हमला करने की योजना बना रहे हैं।
हमें संक्रमित लोगों को अभी छोड़ देना चाहिए, वरना घायलों की संख्या और बढ़ जाएगी। लिंगलिंग ने अपने ईयरपीस में कहा। इसमें खुफिया जानकारी है। अगर आप अंदर आ गए तो सैकड़ों संक्रमित लोग निश्चित रूप से मर जाएंगे, मो फैन ने जवाब दिया। ये तो पूरे व्यायामशाला को उनके घोंसले में तब्दील होने से कहीं बेहतर है। तुम उस राक्षसी मां को नहीं मार सकते, एक दहाड़ती हुई आवाज ने बीच में ही टोक दिया, जो स्पष्ट रूप से लिंगलिंग की नहीं थी। मो फैन को यह नहीं पता था कि बोलने वाला व्यक्ति कौन था, हालांकि यह स्पष्ट था कि वह उन लोगों में से एक था जिन्हें इस बार मामले को संभालने का काम सौंपा गया था। तो क्या वे सैकड़ों संक्रमित लड़कियों की बलि देना चाहते हैं? उनमें से सैकड़ों, वे सभी 18 से 20 वर्ष की आयु की लड़कियां थीं। यदि उनके शवों को कतार में खड़ा किया जाए तो वह किस प्रकार का दर्दनाक और आक्रोशित करने वाला दृश्य होगा। इस समय मो फैन को अनजाने में वह घटना याद आ गई जब उसने पहली बार किसी लड़की की जान बचाई थी। पूरी तरह नग्न अवस्था में शल्कों से भरे एक राक्षस के शरीर से बाहर निकलना। इस तरह की स्थिति ने मो फैन के मन में किसी भी प्रकार के अनैतिक विचार नहीं जगाए, क्योंकि इन लोगों को अकल्पनीय यातनाएं दी गई थीं। उनकी पीली सफेद त्वचा बैंगनी हो गई थी, जिसमें लाल रंग का कोई निशान नहीं था। उनका शरीर बलगम से ढका हुआ था, वे केवल अपनी सहज प्रवृत्ति के सहारे ही उससे बाहर निकल सकते थे। उस क्षण में एक लड़की की सुंदरता और गरिमा का कोई महत्व नहीं रह जाता। वे बस जीवित रहना चाहते थे। ठीक इसी विचार के कारण वह यहाँ घुस आया था। चाहे यह आवेग था या कुछ और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मानना था कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना को देखेगा तो वह निश्चित रूप से अधिक लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। मो फैन ने गहरी सांस ली। उसने अपने चेहरे से खून पोंछ लिया। मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मो फैन ने प्रभारी व्यक्ति से बहुत ही विनम्रता से कहा। तुम इसे मार नहीं सकते। ये योद्धा स्तर का प्राणी है, तुम इसे कैसे मार सकते हो? हम पहले ही प्रवेश द्वार के पास पहुंच चुके हैं, गंजे शिकारी कप्तान ने गुस्से से भरी आवाज में कहा। शुरू से ही उन्हें विश्वास नहीं था कि एजियोर कैंपस का कोई छात्र किसी जादुई राक्षस को मार सकता है। इस समय तक सिटी हंटर स्क्वाड ने हजारों अन्य छात्रों की रक्षा के लिए सैकड़ों संक्रमित लोगों की बलि देने की तैयारी कर ली थी। तो अगर यह नरसंहार था भी तो क्या हुआ, फिर भी यह हजारों लोगों के राक्षसों में बदलने से तो बेहतर ही था। बदमाश, क्या मैंने तुम्हें थोड़ा और समय देने के लिए नहीं कहा था? मो फैन ने ईयरपीस पर मौजूद व्यक्ति को कोसते हुए कहा। व्यायामशाला के बाहर विशालकाय जानवर के सिर पर खड़ा शिकारी, चमड़े की जैकेट पहने व्यक्ति, शिक्षाविद ली, मौलिक निदेशक झो झेंगहुआ और नगर शिकारी दस्ते के गंजे कप्तान, सभी ने ईयरपीस से प्रसारित हो रहे शब्दों को सुना और स्तब्ध रह गए। जैसे ही गंजा कप्तान गुस्से में मो फैन को कोसने ही वाला था कि नीले रंग के दानव के सिर पर बैठा शिकारी राजा ने अपना मुंह खोल दिया। उसे और समय दो, लेकिन उन्हें भी जीवित रहने का अधिकार है। मो फैन ने ठंडे लहजे में कहा, सहायकों के साथ आप अकेले नहीं हैं। मो फैन के सामने अचानक चंद्रमा के रंग का एक तारा उभरा, जो आकाश में धीमी गति से गुजरते उल्कापिंड जैसा लग रहा था। जब उसकी दिशा बदलने लगी तो एक और नया तारा अचानक प्रकट हो गया। कुल मिलाकर 7 बार तारे दिखाई दिए। वे तारे गिरते हुए चंद्रमाओं की तरह तेजी से गुजरे और एक दरार पैदा कर दी, जो आयामी अंतरिक्ष में एक दरार तक ले गई। आओ! दूसरी दुनिया से एक ऐसी चीख गूंजी जिससे जमीन कांप उठी। पलक झपकते ही दरार वाली जगह से एक शक्तिशाली हवा का झोंका निकला, जिसने त्वचा को छील देने वाला एक रेतीला तूफान बना दिया और मो फैन के सबसे करीब मौजूद हरी राक्षसी की ओर उड़ने लगा। हरी राक्षसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अचानक आयामी द्वार से इतनी शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न होगी। उसे बचने का समय नहीं मिला और हजारों पत्थरों से वह सीधे चकनाचूर हो गई। दूसरी हरी राक्षसी की त्वचा पर भी चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था। ससस! राक्षसी मां ने क्रोधित होकर आदेश दिया और अपने बच्चों को उस इंसान के टुकड़े टुकड़े करने का हुक्म दिया। मो फैन स्थिर खड़ी रही। जैसे ही दोनों हरी राक्षसी कूदी, अचानक एक हाथी के आकार का विशाल नीला भेड़िया दरार से बाहर निकल आया। स्पिरिट वुल्फ ने एक और क्रोधित दहाड़ मारी। वह अविश्वसनीय बल के साथ दरार से बाहर निकला और सीधे मो फैन की ओर छलांग लगा रही हरी राक्षसी में से एक से टकरा गया। आत्मा भेड़िए का प्रहार भयानक था और उसकी अपार शक्ति के आगे छोटी हरी राक्षसी औरतें बिल्कुल भी टिक नहीं पाईं। यह ऐसा था मानो किसी 3 साल की बच्ची को किसी ताकतवर वयस्क पुरुष ने पीट दिया हो। हरी राक्षसी हवा में उड़ गई, उसका मुंह खून से लथपथ था और हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं।
स्पिरिट वुल्फ द्वारा एक हरी राक्षसी को बेहोश करने के बाद वह उग्रता से दूसरी पर झपटा और अपने जबड़ों से उस दूसरी हरी राक्षसी को चबाने लगा जो मो फैन पर हमला कर रही थी। उफ! भेड़िए ने हरी राक्षसी को अपने जबड़ों में हवा में ही थाम लिया और फिर बेरहमी से उसे काट डाला। उसके दांत दूषित मांस में धंस गए, हड्डियां टूटने की आवाज आई। हरी राक्षसी इतनी दर्द में थी कि उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश में अपने हाथ पैर पटकने शुरू कर दिए, लेकिन वह ऐसा करने के लिए कोई ताकत नहीं जुटा पाए। आत्मा भेड़िए ने दूसरी बार काटा। हरी राक्षसी के सीधे 2 टुकड़े हो गए और फिर आत्मा भेड़िए ने उसे कचरे की तरह एक तरफ फेंक दिया। किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। दोनों हरी राक्षसी पलक झपकते ही नष्ट हो गईं। शेष हरी राक्षसी क्षण भर के लिए जम गईं, आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। एक जंगली जानवर की प्रभावशाली आभा। मो फैन द्वारा स्पिरिट वुल्फ को बीस्ट रिफाइनिंग ब्लड देने के बाद स्पिरिट वुल्फ नौसिखिया प्रतियोगिता के दौरान की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था। इस तरह के सामान्य सेवक स्तर के राक्षस को मारना उसके लिए बहुत आसान हो गया था। इन छोटे राक्षसों से निपटने में मेरी मदद करो, मो फैन ने स्पिरिट वुल्फ को पुकारा। स्पिरिट वुल्फ के दांत अभी भी हरी राक्षसी के खून से लथपथ थे। उसने अपने आसपास की हरी राक्षसियों को घृणा भरी निगाहों से देखा। वह अपने से अधिक शक्तिशाली प्राणियों से भी लड़ने की हिम्मत रखता था। ये छोटे सेवक स्तर के प्राणी तो उसके लिए और भी कम महत्वपूर्ण थे। जितनी अधिक राक्षसी होंगी वो उन्हें उतना ही चबाएगा। अरे दुष्ट, अगर मैंने आज तुझे नहीं मारा तो मेरा नाम मो फैन नहीं है, मो फैन ने क्रोधित राक्षसी पर चिल्लाते हुए कहा। ससस! राक्षसी मां पूरी तरह से क्रोधित थी। अगर उसके बच्चों को एक क्रूर भेड़िया परेशान कर रहा था तो वह खुद जाकर इस दुष्ट इंसान का हिसाब चुकता करेगी। अब उसमें बिल्कुल भी धैर्य नहीं बचा था। वह नीचे झुकी और उसका शरीर स्प्रिंग की तरह उछल पड़ा। उसके पंजों ने उसे चढ़ने की अद्भुत क्षमता प्रदान की। बड़े क्रिस्टल स्क्रीन पर कूदने के बाद वह आसानी से उस पर चिपक गई। अपना कोण समायोजित करने के बाद राक्षसी मादा एक बार फिर मिसाइल की तरह उछल पड़ी। अपनी मिसाइल जैसी गति और नुकीले पंजों के साथ वह मो फैन को टुकड़े टुकड़े कर सकती थी, भले ही उसने बोन्स काइट शील्ड लगा रखी हो। परछाइयों से बचते हुए शटल मो फैन ने एक कदम बढ़ाया और मंच के पिछले हिस्से में छलांग लगा दी, जहां तिरछी रोशनी की छाया दिखाई दे रही थी। उसका पूरा अस्तित्व छाया में समा रहा था। जब तक रोशनी उसके नए क्षेत्र में पहुंची, मो फैन पहले ही एक अलग क्षेत्र में पहुंच चुका था। ससस! उसके पंजे खून से लथपथ चाप की तरह धीरे धीरे नीचे उतरते हुए तेजी से आगे बढ़े। आधी बाढ़ से घिरे मंच को काटकर धातु की पट्टियों को अलग करते हुए एक भयानक 3 मीटर लंबा निशान बन गया। राक्षसी देवी को महसूस हो रहा था कि उसके पंजे लगभग खाली जगह को काट रहे हैं। उसकी क्रूर आंखें मो फैन का पता लगाने के प्रयास में अंधेरे में चारों ओर घूम रही थीं। सस! उस राक्षसी की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और पल भर में वह गायब हो गई। अगले ही पल राक्षसी देवी ढोल बजाने वाले क्षेत्र में पहुंच गई और अपने दोनों पंजों से अपने सामने की हर चीज को चीर फाड़ कर देने लगी। धातु का ड्रम सेट कागज की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया था। उसी समय पीछे दिख रही मानव आकृति पर भी एक बड़ा घाव उभर आया, मानो वह 2 हिस्सों में कट गई हो। छाया से बचना कोई अद्वितीय जादू नहीं था। यदि शत्रु उसके स्थान पर हमला करता तो छाया से बचने का उपयोग करने वाला जादूगर सामान्य से भी अधिक कमजोर हो जाता। सामान्यतः पंजे केवल छाती को चीर सकते थे, लेकिन छाया से बचने के दौरान व्यक्ति 2 टुकड़ों में कट सकता था। मदर बीस्ट को पता चल गया था कि मो फैन कहाँ छिपा हुआ है और उसने बिना किसी झिझक के अपने पंजों का इस्तेमाल किया। जब उसने देखा कि मानव परछाई धीरे धीरे 2 हिस्सों में बंट रही है तो उसके चेहरे पर एक भयानक राक्षसी मुस्कान उभर आई। बेवकूफ, क्या तुम्हें दर्पण जैसी चीजों के बारे में कुछ नहीं पता? बिल्कुल अलग जगह से ठीक वैसी ही मानव परछाई धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकली। उसी समय जिस जगह पर राक्षसी मां ने अपने पंजे मारे थे वहां से दर्पण के कई टुकड़े गिरने लगे। ऐसा लग रहा था मानो मो फैन की मानवीय परछाई दर्पण के टुकड़ों में गायब हो गई हो। गुलाबी ज्वालाएं! मो फैन ने गुस्से से चिल्लाया और उसके पैरों के नीचे गुलाबी रंग की ज्वालाएं भड़क उठीं। मो फैन का शरीर पहले से ही उसके अपने खून से लथपथ था। खून और ज्वालाओं का रंग लगभग एक जैसा लग रहा था। जब ज्वालाएं भड़क उठीं तो ऐसा लगा मानो खून भी गुलाबी ज्वालाओं में समाहित हो गया हो। अग्नि मुट्ठी! एक आपस में गुंथी हुई तारामंडलीय पथ उभर कर सामने आई, जो लगातार ज्वालाओं को ऊर्जा प्रदान करती रही। अंततः स्टार एटलस प्रकट हुआ। तेजी से भड़कती हुई गुलाब की ज्वालाएं इसके आसपास फैलने लगीं, जिसके केंद्र में मो फैन स्थित था। विस्फोटित आकाश!
सब कुछ तैयार प्रतीत हो रहा था। उसके चारों ओर फैलती हुई ज्वालाएं अचानक सिमट गईं। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि मोफान के चारों ओर ज्वालाओं का विशाल घेरा पल भर में पीछे हट गया था और वह सब मोफान की मुट्ठी में समाहित हो गया था। भयंकर ज्वाला जैसी आंखों से उसने उस राक्षसी पर निगाहें गड़ा दी जो उस पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में जलन हो रही थी। मोफैन चिल्लाया, जाकर मर जाओ। और उसने अपने अंदर समाहित अपार अग्नि ऊर्जा से भरी मुट्ठी बाहर फेंक दी। वो भयानक ज्वालाएं किसी ज्वालामुखी की तरह ऊर्जा उगल रही थीं। मुट्ठी के आकार की विशाल ज्वालाओं ने मंच पर मौजूद हर चीज को काले चूर चूर में बदल दिया था। जैसे ही भयंकर ज्वालाएं निकली, वे तेजी से उस स्थान की ओर बढ़ी जहां मात्र राक्षस मौजूद था और उन्होंने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। मात्र दानव की प्रतिक्रिया तीव्र थी। उसने अपने चारों अंगों का उपयोग करते हुए छलांग लगाए और तेजी से मंच के निचले हिस्से की ओर भागी। यदि उस पर आत्मा स्तर के मध्यवर्ती जादू की पूरी शक्ति से प्रहार होता तो वह निश्चित रूप से मर जाती। वह बेतहाशा दौड़ने लगी, मानो मोफैन द्वारा छोड़े गए विशालकाय अग्निमुट्ठी से आगे निकलने की कोशिश कर रही हो। अंत में अग्नि की मुट्ठी ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। लपटें उसके शरीर पर फैल गईं और उसे हवा में उछाल दिया। ससस! मात्र दानव का शरीर मंच के नीचे गिर पड़ा, जो लपटों से ढका हुआ था। उसके शरीर पर मौजूद शल्क स्पष्ट रूप से झुलसे हुए थे और उसकी त्वचा पर गर्म ज्वालाओं के निशान थे। मात्र दानव जलती हुई हड्डियों की लपटों को बड़ी मुश्किल से सहन कर पाई थी और उसकी हरी खाल पर बस थोड़ा सा लाल रंग ही दिखाई दे रहा था। लेकिन इस समय न केवल उसकी खाल पूरी तरह जलकर राख हो गई थी, बल्कि उसके भयानक शरीर पर अभी भी ज्वाला की लपटें उसे झुलसा रही थीं। आग की लपटों से जलते हुए राक्षसी ने दर्द से चीख मारी। उसका चेहरा बुरी तरह विकृत हो गया था। हालांकि उसकी मृत्यु नहीं हुई। इतने भयानक हमले के बाद भी ये जीव वापस रेंगने में सक्षम था। वह बेहद गुस्से में थी और लगातार दर्द से चीख रही थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके शरीर पर अभी भी आग की लपटें जल रही थीं। वह एक बार फिर मोफैन की ओर दौड़ पड़ी। उसकी गति किसी भी तरह से तब से कम नहीं थी जब वह स्वस्थ थी। इतनी तेज गति से चलने पर आमतौर पर लोग उसे ठीक से देख भी नहीं पाते थे। मोफैन, वे हमला करने ही वाले हैं। लिंगलिंग की आवाज बहुत ही घबराहट भरी थी। मैं समझ गया। मोफैन की निगाहें तेजी से आती हुई दानवनी पर टिकी हुई थीं। भाग जाओ, राक्षसी मां को तुम्हें मारने मत दो, लिंगलिंग ने कहा। मोफैन ने कोई जवाब नहीं दिया। दौड़ना, अगर वह अब भागता तो ये सीधे मौत की ओर जाने वाला रास्ता होता। उस राक्षसी की रफ्तार के आगे वो पलक झपकते ही किसी भी भागते हुए इंसान को पकड़ लेती। मोफैन वहीं खड़ा रहा और उसने आपस में जुड़ी हुई परछाइयों के आसपास के क्षेत्र का तेजी से जायजा लिया, जबकि उसने देखा कि मात्र दानव उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। मोफैन को उस राक्षसी मां की घृणा और शत्रुता का एहसास हो रहा था। इस समय राक्षसी मां उसे टुकड़े टुकड़े करने पर तुली हुई थी। स्टार एटलस बुक। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, मोफैन के सामने एक काला स्क्रॉल प्रकट हुआ। जादुई शक्ति से परिपूर्ण वह पुस्तक बारूद की तरह गायब हो गई और जो बचा वह छोटी छोटी रोशनी के निशान थे। परछाइयां आपस में गुंथ गईं और एक आरेख, एक तारामंडल का रूप ले लिया, जिसका उपयोग तारों को बुलाने के लिए किया जा सकता था। मोफान के शैडो नेबुला के 39 छाया तारे इसी पैटर्न के अनुसार पंक्तिबद्ध हो गए। स्टार एटलस बुक की व्यवस्था बहुत तेज नहीं थी। हालांकि मोफैन बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। मात्र दानव की गति अत्यंत तीव्र थी। वह जिस स्थान से गिरी थी वहां से झट से उठकर वापस मंच पर आ गई और वहां से मोफैन की ओर बढ़ने लगी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मोफैन अभी भी पुस्तक के अनुसार अपने सितारों को जोड़ने का प्रयास कर रहा था। यह एक सामान्य छाया तारापथ से शुरू हुआ, फिर दुगुना हो गया और फिर पहले वाले के साथ आपस में जुड़ने लगा। स्टार एटलस के अनुसार 39 सितारों को स्थापित किया जा रहा था, जो मदर बीस्ट की गति के खिलाफ दौड़ लगा रहे थे। यदि तारा संबंध स्थापित करने की गति थोड़ी सी भी धीमी हो जाती तो बहुत संभावना थी कि मंत्र पूरा करने से पहले ही मोफैन को मात्र दानव द्वारा खून के टुकड़ों में चीर दिया जाता। इस समय मोफैन के पास बचाव की कोई तरकीब नहीं थी। वह जुआ खेल रहा था। उसने शर्त लगाई कि उसके द्वारा बनाए गए स्टार पाथ की गति मदर बीस्ट से भी तेज होगी। ससस! उस राक्षसी औरत से जो दुर्गंध आ रही थी वह सामने आ गई। राक्षस ठीक उसके सामने था। मोफैन का ध्यान भटकने का कोई चांस नहीं था, वरना स्टार एटलस पर उसने जो मेहनत की थी वह सब बेकार हो जाती। अंततः मोफैन के सामने परछाई की किरणें प्रकट हुई।
एक अविश्वसनीय रूप से विशाल परछाई का आकार बना जो किसी जादुई नुकीली वस्तु जैसा लग रहा था। यह एक अलग ही आयाम में तैर रहा था जो परछाइयों पर छाई हुई दुनिया से बिल्कुल भिन्न था। विशाल छाया स्पाइक। मो फैन ने डार्क एनर्जी से भरी शैडो स्पाइक फेंकी। यह अजीब वस्तु पल भर में गायब हो गई, केवल इसकी अविश्वसनीय परछाइयां ही आपस में गुंथी हुई रोशनी के बीच से गुजरती हुई दिखाई दे रही थीं। राक्षसी मादा बहुत करीब आ चुकी थी, उसके पंजे मोफान की ओर बढ़ रहे थे। उसका एक पंजा ही मोफान का सिर धड़ से अलग करने के लिए काफी था। मो फैन ने अपना सिर उठाया और उस पंजे को देखा जो उसकी जान लेने वाला था। जैसे ही उस राक्षसी के पंजों से निकली हवा उसके माथे से लेकर नाक तक, आंखों के कोने से लेकर गालों तक उसके चेहरे पर बहने लगी, उसका चेहरा फटने लगा। सिर्फ पंजों से निकलने वाली हवा ही किसी व्यक्ति की त्वचा को फाड़ सकती है, पंजों के लगने के बाद तो सोचिए, उसका सिर साफ साफ दो हिस्सों में कट जाएगा। पंजे नीचे की ओर झपटे। हालांकि वह मो फैन के चेहरे को छूने में सक्षम नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उसने दूरी का ठीक से अंदाजा नहीं लगाया था। उसका शक्तिशाली पंजा बाल बाल मो फैन के चेहरे से चूक गया। सस! मदर बीस्ट ने गुस्से में फुफकारा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज ने रोक रखा हो। अगर मदर बीस्ट एक और आधा कदम आगे बढ़ाती तो वह मो फैन को दो टुकड़ों में काट सकती थी। दुर्भाग्यवश वह हिलने डुलने में असमर्थ लग रही थी। उसकी बेतहाशा दौड़ अचानक रुक गई, ठीक उसके पास पहुंचने से कुछ ही दूरी पर। जब राक्षसी मां ने सिर घुमाकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि मंच की रोशनी से उसकी परछाई फैल गई है। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि उसकी परछाई में तलवार जैसी एक बहुत बड़ी नुकीली चीज चुभी हुई थी। उसकी परछाई उस जगह पर मजबूती से चिपकी हुई थी। एक बार जब उसकी परछाई आर पार हो गई तो मानो उस राक्षसी का पूरा शरीर जकड़ गया। वह राक्षसी एक ही जगह पर अटक गई। अगर परछाई हिल नहीं सकती तो शरीर भी हिल नहीं पाएगा। राक्षसी मादा के पंजे बेतहाशा चल रहे थे और उसके पैर लगातार एक ही जगह पर लात मार रहे थे, लेकिन उसकी कमर जकड़ी हुई थी और वह एक कदम भी नहीं हिल पा रही थी। थंडरबोल्ट। मदर बीस्ट के ठीक सामने 1 मीटर से भी कम दूरी पर मो फैन की आंखें अचानक चमकीले बैंगनी रंग से चमक उठीं। वह राक्षसी मां के बदसूरत चेहरे पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, वहीं दूसरी ओर उसके अपने खून से लथपथ चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दे रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे शक्तिशाली तत्व तारे मो फैन के सामने पंक्तिबद्ध होने लगे। ये वे तारे थे जिनसे मो फैन सबसे अच्छी तरह परिचित था और ये छाया तारों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थे। जैसे ही तारे तारामंडलों में परिवर्तित हुए और तारामंडल आपस में जुड़कर एक तारामंडल एटलस बन गए, बिजली का तारामंडल एटलस तुरंत प्रकट हुआ। ऐसा लगा मानो वह अद्भुत शक्ति मो फैन की उंगली में समाहित हो गई हो। मर जा! मो फैन ने उंगली से राक्षसी के सिर की ओर इशारा करते हुए पीछे की ओर छलांग लगाई। बिजली का बादल तुरंत बन गया, उसकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। तेज गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। अव्यवस्थित व्यायामशाला के ठीक बीचों बीच बिजली की एक तेज चमक नीचे उतरते हुए सब कुछ चीरती हुई निकल गई। इसका मनमोहक बैंगनी रंग और इसकी विनाशकारी शक्ति ने ऐसा प्रतीत कराया मानो मंच पर विस्फोट होते ही समय स्वयं थम गया हो। अग्नि की मध्यवर्ती जादुई शक्ति फायरी फिस्ट और बिजली की मध्यवर्ती जादुई शक्ति थंडरबोल्ट को शास्त्रीय तत्वों में सबसे भयानक और दुर्जय मंत्र कहा जा सकता है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे। फायरी फिस्ट एक निश्चित दिशा में विस्फोट उत्पन्न करता है और उपयोगकर्ता के सामने दुश्मनों के एक बड़े समूह को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम था। थंडरबोल्ट सीधे तौर पर बिजली थी। ये केवल एक ही लक्ष्य को भेद सकती थी, लेकिन शास्त्रीय तत्वों के प्रमुख के रूप में मध्यवर्ती स्तर पर पहुंचने पर बिजली की प्रचंड विनाशकारी शक्ति अतुलनीय थी। अगर आप इससे बच जाते हैं तो आप ठीक रहेंगे। अगर तुम्हें चोट लगी तो तुम्हारी मौत निश्चित है। जब मो फैन का सामना हरी राक्षसी महिलाओं से हुआ तो उसने बिजली की मध्यवर्ती जादुई शक्ति का प्रयोग करने की हिम्मत नहीं की। वज्रपात की शक्ति इतनी भयानक थी कि वह न केवल हरी राक्षसी महिलाओं को बल्कि संक्रमित लड़कियों को भी अत्यधिक गर्म रक्त की बौछार में बदल सकती थी। लेकिन अब यह बहुत आसान था। अवरोही वज्रपात का उपयोग करके मात्र दानव को बुझाना आसान से कहीं अधिक था। मो फैन बिल्कुल भी नर्म दिल नहीं था। गड़गड़ाहट। आयोजन स्थल के बीचों बीच गरज की आवाज गूंजती है। मंच पर एक विशाल काला गड्ढा प्रकट हो गया था और मात्र दानव एक झुलसे हुए शव में बदल गया था जो बिजली द्वारा बनाए गए गड्ढे में गिरने ही वाला था। पूरे अखाड़े में मौजूद हरे राक्षस दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े थे, मानो उनकी जीवन रेखा कट गई हो। छात्र अभी भी इधर उधर भाग रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ है।
वे बस जल्द से जल्द इस भयानक जगह से निकलना चाहते थे। कुछ साहसी लोगों ने उस समय का फायदा उठाया जब हरी राक्षसी दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ी और उन्होंने हमला झेल रहे छात्रों को बचाया। इसके बाद वे तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। जो कुछ छात्र शांतिपूर्वक हरी राक्षसी से लड़ रहे थे, वे अभी भी उन्हें सावधानीपूर्वक देख रहे थे। उन्होंने अपने हाथों में जादू की शक्ति बनाए रखी थी ताकि यदि उन पर दोबारा हमला हो तो वे उसका इस्तेमाल कर सकें। आयोजन स्थल का मध्य भाग अभी भी थोड़ा अव्यवस्थित था, लेकिन लोग धीरे धीरे शांत हो रहे थे। वे सुरक्षित दूरी से फर्श पर पड़ी हरी राक्षसी मूर्तियों की ओर देख रहे थे। वे अभी अभी एक भयानक जीवन मरण की स्थिति से निकलकर एक बेहद रहस्यमय स्थिति में आ गए थे। उन्हें यह नहीं पता था कि किसी ने मदर बीस्ट की हत्या कर दी है। वे उन्हें दूर से ही देख रहे थे और हरी राक्षसी धीरे धीरे अपनी खाल उतारने लगी। उन्होंने देखा कि खालों के भीतर से लोग रेंगते हुए बाहर निकल रहे थे, जो किसी प्रकार के चिपचिपे पदार्थ से ढके हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो यूं ही पास आ जाए। किसी को नहीं पता था कि ये इंसान है या जादुई जीव। मंच पर मो फैन फर्श पर लेटी हुई थी। उसकी पिंडलियां लगातार कांप रही थीं। उसके मन में अभी भी थोड़ा डर बाकी था। अगर सुश्री तांग्युए द्वारा दी गई स्टार एटलस की किताबें एक पल के लिए भी धीमी हो जाती तो वह उन पंजों के नीचे भूत बन जाता। सौभाग्य से वह बच गया। बज़ज़ जैसे ही मो फैन लेटने ही वाला था, उसके गले में लटका हुआ लिटिल लोच पेंडेंट बेचैनी से आवाज करने लगा। मो फैन के पास अब बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची थी, फिर भी वह नन्हे लोच पेंडेंट के इतने नखरे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अंततः उसे केवल रेंगकर उस मात्र दानव के शव तक जाना पड़ा। क्या तुम इतनी दुष्ट आत्मा को भी चाहते हो? मो फैन ने कमजोर आवाज में पूछा। जब से मो फैन अखाड़े में दाखिल हुआ था, तब से वह लाल बिंदुओं की खोज में लगा हुआ था, लड़ रहा था और उसने मदर बीस्ट के खिलाफ एक अविश्वसनीय लड़ाई का सामना किया। उसने सचमुच अपनी सारी ऊर्जा लगा दी थी। लिटिल लोच पेंडेंट मदर बीस्ट के सोल रेमनेंट में काफी दिलचस्पी लेता हुआ प्रतीत हुआ। जब मो फैन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि मदर बीस्ट के शव से जुगनुओं की तरह गहरे नीले रंग का प्रकाश का एक समूह तैर रहा था। मानो उन्होंने लिटिल लोच पेंडेंट की पुकार सुन ली हो। ये जुगनू मो फैन की छाती पर लगे पेंडेंट की ओर ऐसे उड़ने लगे जैसे अबाबिल अपने घोंसलों में लौटती हैं। यह आत्मा का सार है। मो फैन आश्चर्य से देखता रह गया। भूमिगत पवित्र झरने से अपार ऊर्जा प्राप्त करने के बाद वर्तमान लिटिल लोच पेंडेंट को सेवक श्रेणी के राक्षसों के आत्मा अवशेषों में कोई रुचि नहीं रह गई थी। इसके अलावा वे आत्मा अवशेष अब इसे और बेहतर बनाने में सक्षम नहीं थे। हालांकि मदर बीस्ट एक योद्धा श्रेणी की प्राणी थी। बाजार में एक योद्धा श्रेणी के आत्मा सार की कीमत कम से कम 10 मिलियन RMB थी। लिटिल लोच पेंडेंट, तुम इस आत्मा के सार को अवशोषित नहीं करना चाहते, है ना? मो फैन ने बातचीत के इरादे से पूछा। भूमिगत पवित्र झरने के भीतर ऊर्जा का स्तर बहुत अधिक था। इस समय लिटिल लोच पेंडेंट अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर पर पहुंच चुका था। भूमिगत पवित्र झरने के स्तर के दिव्य खजाने के अलावा संभवतः इसे अन्य चीजों में कोई रुचि नहीं होगी। हालांकि लिटिल लोच पेंडेंट में आत्मा के अवशेषों और आत्मा के सार को अवशोषित करने की क्षमता थी। यदि आत्मा के सार को एकत्रित करके नीलाम किया जाए तो निश्चित रूप से अच्छी खासी रकम अर्जित की जा सकती है। मो फैन ने नन्ही सी मछली के पेंडेंट को चूमने से खुद को नहीं रोका। हालांकि गलती से उसके चेहरे का खून उस पर टपक गया। मो फैन ने झटपट अपने हाथों से अपने छोटे से खजाने को साफ कर दिया। वह इस नन्हे पूर्वज को अपमानित महसूस नहीं होने देना चाहता था। कुछ विचार विमर्श के बाद लिटिल लोच पेंडेंट ने निर्णय लिया कि इस आत्मा सार का उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वह इसे खाने के लिए बाध्य नहीं होगा। उसने मो फैन को इसे पेंडेंट के भीतर संरक्षित रखने में मदद करने का निर्णय लिया। इससे मो फैन ने राहत की एक लंबी सांस ली। इस बार तो उसने सचमुच अपनी जान लगा दी और उसे जो इनाम मिला वह इतना बड़ा था कि वह सब कुछ सार्थक था। धमाका। जैसे ही मो फैन आराम करने ही वाले थे कि अखाड़े की छत पर लगे प्रबलित कांच से अचानक एक जोरदार आवाज आई। मो फैन उठ बैठी और उसने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। लोहे के खुरों वाला एक हरा प्राणी आकाश से नीचे उतरा। उन खुरों ने वास्तव में छत को तोड़ दिया था। छत से कांच के कई टुकड़े गिरे और लोहे के खुरों वाला हरा विशालकाय जानवर नीचे उतरा। यह एक छोटी पहाड़ी जैसा था। इसके उतरने से पूरा अखाड़ा थोड़ा हिल गया। उस हरे रंग के राक्षस के वहां उतरने का दृश्य बेहद आश्चर्यजनक था और मो फैन पूरी तरह से अवाक रह गया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि एक आदमी उस प्राणी के सींगों के बीच खड़ा था।
विशालकाय जानवर और मनुष्य शारीरिक बनावट के मामले में एक दूसरे के अनुपात में नहीं थे। फिर भी वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह मनुष्य ही इस विशालकाय जानवर का स्वामी था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस आदमी की निगाह व्यायामशाला पर घूम गई। वह फर्श पर दर्द से चीखती हरी राक्षसी महिलाओं को देख रहा था और फिर उसकी नजर मंच पर मौजूद मु फैन पर जा टिकी। हमला करो, हमला करो, किसी भी राक्षस को जाने मत दो। कुछ ही दूरी पर स्थित एक स्थान से वर्दी पहने हुए हंटर मैजिशियंस का एक समूह मध्य अखाड़े के प्रवेश द्वार से अंदर घुस आया। इन शिकारी जादूगरों की ताकत कम नहीं थी। उनमें से प्रत्येक के पास गति के लिए एक मंत्र था, चाहे वह पवन पथ हो, पृथ्वी की लहर हो या फिर जादुई जूते हों। कमान असल में उस गंजे आदमी के हाथ में थी। उसकी गति काफी तेज थी। वह पलक झपकते ही अखाड़े के बीच से विशालकाय हरे रंग के दानव के सामने पहुंच गया। वह राक्षसी मां कहाँ है? गंजे कप्तान का चेहरा किसी दानव जैसा लग रहा था। उसके द्वारा उत्सर्जित घातक आभा से यह स्पष्ट था कि उसने अतीत में कई राक्षसों का वध किया था। मादा जानवर मर चुकी है, जानवर पर सवार आदमी ने धीरे से कहा। मर गए? एक शिकारी राजा से यही उम्मीद थी। हम अभी अंदर आए भी नहीं थे और तुमने पहले ही मदर बीस्ट को मार डाला। उन लड़कियों के लिए तो बस अफसोस है जो संक्रमित हो गईं, गंजे कप्तान ने कहा। वे सब जीवित हैं, उस विशालकाय जीव पर सवार व्यक्ति ने कहा। गंजे कप्तान ने तुरंत इलाके का जायजा लिया और पाया कि हरी राक्षसी स्त्रियों के शवों से लड़कियां बाहर निकल रही थीं, जो बेहद थकी हुई लग रही थीं। उनकी त्वचा कागज की तरह सफेद थी। कुछ लड़कियां ऐसी लग रही थीं मानो उनके शरीर से सारे पोषक तत्व निकल चुके हों। वे इतनी दुबली पतली थीं कि मानो सिर्फ हड्डियां और चमड़ी ही बची हों। तो उस बच्चे ने मदर बीस्ट को मार डाला? गंजे कप्तान ने हिचकिचाते हुए पूछा। शिकारी राजा ने सिर हिलाया। यह अंत हंटर किंग की उम्मीदों के भी विपरीत था, क्योंकि कुछ मॉनिटरों ने खुलासा किया था कि मदर बीस्ट की ताकत पहले ही योद्धा स्तर तक पहुंच चुकी थी। हंटर किंग ने कहा, जाओ उनकी मदद करो, इन लड़कियों को और अधिक दर्दनाक अनुभवों से न गुजरने दो। हाँ हाँ, गंजे कप्तान को अभी पूरी तरह से होश नहीं आया था, लेकिन उन्होंने तुरंत बचाव दल को लड़कियों की देखभाल करने का निर्देश दिया। मो फैन, छोटी लोली लिंग लिंग बेचैनी से मंच की ओर दौड़ी। बदमाश, मैं यही हूँ। मो फैन वहीं लेटा हुआ था और थके हुए स्वर में उसकी ओर हाथ हिलाया। मो फैन में उठने की भी ताकत नहीं बची थी। लड़ाई खत्म होते ही उसके शरीर पर लगा घाव अचानक भड़क उठा। दर्द इतना तेज था कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तुम्हें बहुत खून बह रहा है। लिंगलिंग ने देखा कि मो फैन का चेहरा खून से लथपथ था। उसकी आंखें अपने आप लाल हो गईं। जिम में प्रवेश करने से पहले मो फैन सचमुच एक हीरो की तरह उछल-कूद कर रहा था। लेकिन इस समय कौन जानता था कि उसके शरीर पर कितने घाव थे। खासकर उसके गालों पर लगे 2 घाव, एक जो माथे से नाक तक फैला था और दूसरा एक गाल से दूसरे गाल तक। लिंगलिंग कल्पना कर सकती थी कि उस राक्षसी से लड़ना मो फैन के लिए कितना खतरनाक रहा होगा। वह जानती थी कि अगर यह घाव थोड़ा सा भी गहरा होता तो उसकी जान चली जाती। हमेशा इतनी गरिमापूर्ण दिखने वाली लिंगलिंग को रोने की कगार पर देखकर मो फैन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये नटखट बच्ची आखिरकार एक छोटी सी सभ्य महिला ही तो है। बचाव दल ने तुरंत एक उपचारक जादूगर को भेजा। क्या इससे मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा? मो फैन ने सफेद वर्दी में हीलिंग मैजिशियन को देखते हुए खुद से यह सवाल पूछ ही लिया। नहीं, इस तरह का निशान जल्दी ही ठीक हो जाएगा। वैद्य ने मुस्कुराते हुए मो फैन के घावों को ठीक करना शुरू कर दिया। उपचार जादू की रहस्यमयी क्षमता को मो फैन पहले भी देख चुका था। उम्मीद के मुताबिक गहरे घाव रेशमी सफेद किरण के नीचे उसकी नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रहे थे और यहां तक कि उसके चेहरे का घाव भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। इतने सब के बाद भी तुम मरे नहीं, मैं सच में तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। मो फैन को ठीक होते देख झाओ मानयान पास आया। झाओ मानयान की हालत भी ठीक नहीं थी। तीसरी मंजिल पर उसने कम से कम 20 अलग अलग हरी राक्षसी महिलाओं का सामना किया था। उसके शरीर पर पड़े निशानों से पता चलता था कि वह भी किसी जानलेवा स्थिति से गुजरा था। ठीक है, जाओ और अपनी उपलब्धियां वापस ले आओ। मेरा लाइटनिंग स्पिरिट सीड मत भूलना, मो फैन ने झाओ मानयान से कहा। तो मैं शिष्टाचार नहीं अपनाऊंगा, झाओ मानयान ने अव्यवस्थित परिसर को देखते हुए सिर हिलाया। जब तुम्हारे पास बिजली की आत्मा का बीज होगा तो मुझे विश्वास है कि तुम अच्छे रवैये के साथ मुख्य परिसर में प्रवेश कर पाओगे। मुख्य परिसर? मो फैन ने हैरानी से पूछा। क्या तुम्हें नहीं पता? एज्योर कैंपस असल में पल इंस्टीट्यूट का बाहरी प्रांगण है।
ये वह स्थान है जहां पर्ल इंस्टीट्यूट में प्रवेश पाने वाले अधिकांश लोग एकत्रित होते हैं। स्कूल में सफलतापूर्वक प्रवेश पाने वाले सभी लोगों को यहां 4 साल तक रहने की अनुमति है। हालांकि जैसे ही उनकी शक्ति एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है, उन्हें मुख्य परिसर की परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाती है। तुम एजियोर कैंपस के 30,000 छात्रों में से किसी से भी पूछ सकते हो, उनमें से कौन ऐसा है जो मुख्य परिसर में प्रवेश पाने के लिए अपनी पूरी ताकत से साधना नहीं कर रहा है। झाओ मानयान उसके बगल में बैठा था, उसे उपलब्धि पुरस्कार लेने की कोई जल्दी नहीं थी। झाओ मानयान अब भी इस बात को लेकर असमंजस में थी कि मो फैन उन सभी लड़कियों की जान कैसे बचा पाया जो प्रभावित हुई थीं। वे सभी आत्माएं थीं जिन्हें हराने के लिए मो फैन ने बहुत मेहनत की थी। घटना के बाद वे लड़कियां अपने जीवन रक्षक नायक की बहुत आभारी होंगी, लेकिन श्रेय तो मो फैन को मिलना चाहिए था। मुझे इसे खुद लेने में बहुत अपराधबोध हो रहा है। हालांकि झाओ मानयान ने सिर्फ इसी वजह से मना नहीं किया। वह जानता था कि मो फैन किस तरह का व्यक्ति है और उसका मानना था कि लाइटनिंग स्पिरिट सीड उसके लिए वर्तमान सभी गुणों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मो फैन उन्हें उसे बेच देगा और झाओ मानयान का परिवार उन्हें खरीदने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार होगा। ये दोनों के लिए फायदे का सौदा होगा। झाओ मानयान के जाने के बाद लिंगलिंग ने मो फैन को हैरानी भरी नजरों से देखा और पूछा, स्पष्ट रूप से तुमने ही आत्मा रानी को हराया था, फिर उसे यह उपाधि क्यों लेने दी? क्या तुम्हें इस घटना की गंभीरता और प्रभाव का अंदाजा नहीं है? तुमने अपनी सारी शक्ति लगाकर इतने सारे लोगों की जान बचाई, क्या तुम्हें इससे मिलने वाले लाभों का अंदाजा नहीं है? मेरे लिए अनुभव बढ़ाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लाइटनिंग स्पिरिट सीड बहुत महंगा है, मैं इसे खरीद नहीं सकता। अगर मैंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मेहनत नहीं की, तो मुझे डर है कि 2 साल बाद जब हंटर कॉन्टेस्ट शुरू होगा, तब भी मैं बेकार ही रहूंगा। लेकिन आप उसे यह क्यों दे रहे हैं? क्या इसलिए कि वह एक प्रतिष्ठित परिवार का शिष्य है? लिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, वह कुछ नाखुश लग रही थी। उसे बस इतना पता था कि इस मामले को मो फैन ने शुरू से अंत तक खुद अपने हाथों से संभाला था। असल में तो उसे ही सुख सुविधाओं और प्रशंसाओं में डूबना चाहिए था, तो अचानक ये सब सुख सुविधाएं एक सहायक किरदार झाओ मानयान को क्यों मिलने लगी? क्या इसका कारण ये था कि झाओ मानयान एक प्रतिष्ठित परिवार की शिष्या थी? मैंने इस पर सहमति दे दी है, कृपया इसे बर्बाद न करें। मुझे वास्तव में उस लाइटनिंग स्पिरिट सीड की जरूरत है, इसीलिए मदर बीस्ट को मारने वाला झाओ मानयान था। बस इतना ही काफी है, मो फैन ने ईमानदारी से कहा। ठीक है। लिंगलिंग स्पष्ट रूप से खुश नहीं थी, उसके दोनों गाल फूल गए और उसने बुदबुदाते हुए कहा, आपने अभी हंटर कॉन्टेस्ट का जिक्र किया, क्या आप उसमें भाग लेने की योजना बना रहे हैं? हाँ, मैं जरूर भाग लूंगा। और तो और, मेरा इरादा प्रथम स्थान प्राप्त करने का है। मो फैन ने गंभीरता से सिर हिलाया। हंटर प्रतियोगिता में देश भर के सभी बेहतरीन युवा शिकारी शामिल हैं। वे अनुभवी और जानकार हैं, उनमें से हर एक दिग्गज है। पहला स्थान हासिल करना बहुत मुश्किल है, लिंगलिंग ने उनसे कहा। इसीलिए मैं अगले 2 वर्षों में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए प्रयास करूंगा, मो फैन ने कहा। हंटर कॉन्टेस्ट से संबंधित मामलों के बारे में मो फैन ने कुछ दिन पहले लिंगलिंग को बात करते हुए सुना था। शुरू में लिंगलिंग को लगा कि मो फैन वहां सिर्फ कुछ बार लड़ने के लिए जाना चाहता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे हंटर कॉन्टेस्ट में बहुत दिलचस्पी है। इतनी ज्यादा कि वह इस बार अपनी ताकत बढ़ाने वाले लाइटनिंग स्पिरिट सीड के बदले ये सम्मान भी छोड़ने को तैयार था। हंटर प्रतियोगिता हर 4 साल में एक बार आयोजित की जाती थी। ये पुरस्कार संभवतः देश भर की सभी प्रतियोगिताओं में सबसे भव्य थे। प्रसिद्धि पाने के लिए ये युवा शिकारी जीत हासिल करने के लिए हंटर कॉन्टेस्ट में अपना पूरा प्रयास लगा देते थे। लिंगलिंग हैरान थी। दरअसल उसे लगा कि मो फैन का 2 साल बाद हंटर कॉन्टेस्ट में भाग लेना अभी थोड़ा जल्दी है, और प्रथम स्थान हासिल करना तो और भी जल्दी। अरे, तुम्हें पहला स्थान चाहिए? लिंगलिंग ने पूछते हुए अचानक कुछ महसूस किया। हाँ, अगर मुझे सही याद है तो प्रथम पुरस्कार जादुई पंखों की एक जोड़ी है। वे पंख वाकई बेहद कीमती हैं, लेकिन इस समय आपको जादुई उपकरणों की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जादुई कवच आपके लिए पंखों के उपकरण से कहीं ज्यादा व्यावहारिक है। आपके पास जादुई उपकरण इतने कम हैं कि यह लगभग दयनीय है, लिंगलिंग ने कहा। लिंगलिंग वास्तव में कई प्रमुख परिवारों के शिष्यों से मिल चुकी थी। प्रमुख परिवारों के उन उत्कृष्ट शिष्यों के पास कम से कम कुछ जादुई उपकरण तो होते ही थे, और वे अपने द्वारा किए जाने वाले मंत्रों से कहीं अधिक शक्तिशाली होते थे। जब उसने मो फैन को देखा तो पाया कि हालांकि उसकी ताकत प्रमुख परिवारों के शिष्यों से कहीं अधिक थी, लेकिन वह केवल ब्लड बीस्ट बूट्स का ही इस्तेमाल कर सकता था।
बोनस्काइट शील्ड की बात करें तो उसे अब जादुई उपकरण भी नहीं माना जा सकता था, क्योंकि वह उसके वर्तमान स्तर के विरोधियों से बचाव करने में असमर्थ थी। लिंगलिंग ने सोचा कि इस समय जादुई उपकरणों में सबसे पहले जादुई ढाल, जादुई कवच और घातक हथियार होने चाहिए। वह जादुई पंखों के बारे में भूल सकता था, क्योंकि ऐसी चीजें मिल तो सकती हैं, लेकिन उनकी तलाश नहीं करनी चाहिए। मो फैन ने लिंगलिंग की स्पष्ट और तर्कसंगत दलीलें देखी। हालांकि उसने उसे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। छोड़ो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लिंगलिंग ने इस पर सवाल उठाना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने मो फैन के तरीकों को सही ठहराया। मो फैन ने उसकी तरफ एक नजर डाली। उस नन्ही बच्ची ने बड़ी गंभीरता से कहा, हर व्यक्ति के मजबूत बनने का अपना कारण होता है। मो फैन अवाक रह गया और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाँ, हर व्यक्ति के मजबूत बनने के अपने अपने कारण थे। उनमें से कई लोगों के मजबूत बनने के कारण बहुत ही सरल थे। कम से कम उसका अपना कारण तो बहुत ही सरल था। उसके दिल में एक फरिश्ता था, वह उसे पंख कैसे नहीं दे सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्ट्रेचर पर लेटे हुए मो फैन ने अपने सिर के लिए अपने हाथ को तकिए की तरह इस्तेमाल किया और आसमान की ओर देखा। उस विशालकाय जानवर ने गुंबद को रौंद दिया था, जिसके कारण वह ऊपर की ओर देखते हुए खूबसूरत आकाश को देख पा रहा था। नींद में डूबते हुए वह बार बार उस मुस्कान के बारे में सोच रहा था जो उसके चेहरे पर तब आएगी जब वह जादुई पंख देखेगी। वह मुस्कान वाकई रात के आकाश की तरह खूबसूरत होगी। पर्ल इंस्टीट्यूट के एज्योर कैंपस में कुल 30,000 छात्र थे। वास्तव में सामान्य प्रक्रियाओं के माध्यम से पर्ल इंस्टीट्यूट में प्रवेश पाने वाले लोगों की संख्या लगभग 30,000 थी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में प्रवेश पाने वालों को भी शामिल करने पर कुल मिलाकर लगभग 50,000 छात्र थे। जब मो फैन ने पहली बार संस्थान में प्रवेश किया तो उसने काफी हंगामा मचाया था। परिणामस्वरूप वह अन्य छात्रों से बहुत कम बातचीत करता था, यहाँ तक कि उसके समरण सहपाठी भी उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए उसका सम्मान करते थे। मो फैन ने वाकई सम्मन छात्रों के संसाधन वापस ला दिए थे। हालांकि उसने सम्मनिंग स्कूल की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। सम्मन छात्रों को अब खाना लेने के लिए भी सड़कों पर चूहों की तरह घूमना पड़ता था। हालांकि संस्थान की मासिक घोषणा के दौरान शिक्षाविद ली ने वास्तव में सभी को चौंकाने वाली खबर सुनाई। ये संस्थान के छात्र समुदाय के सबसे बड़े दुश्मन को मिली एक अनोखी पहचान थी। राक्षस मो फैन ने वास्तव में कुछ वीरतापूर्ण कार्य किया था। मैदान के राक्षसों में परिवर्तित होने की घटना ने थोड़े ही समय में जबरदस्त हलचल मचा दी। छुट्टियों के बाद इसका अनुभव करने वाले हजारों छात्रों ने अपने अपने संस्करण एक दूसरे को सुनाए। इस मामले को लेकर समाचार मीडिया ने भी खबरें प्रकाशित की थीं। संस्थान के भीतर जो कुछ हुआ था, स्वाभाविक रूप से उस पर काफी ध्यान दिया जा रहा था। मदर बीस्ट नामक एक वायरस जैसी इकाई के घुसपैठ का मामला किसी की गलती नहीं थी, और उससे निपटने के उनके तरीके की भी ज्यादा आलोचना नहीं हुई। सारा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि उन्होंने स्थिति को कैसे संभाला। इस बार इस मामले में वाकई कई लोगों की मौत हुई। हालांकि मरने वालों की संख्या 10 से भी कम थी। ऐसा नहीं था कि इस तरह की महामारी पहले कभी नहीं आई थी। मरने वालों की संख्या आसानी से सैकड़ों, हजारों या दसियों हजारों तक पहुंच सकती थी। मरने वालों को सरकार की सहानुभूति और कई स्रोतों से दान मिला। इन दुखद मामलों को आमतौर पर न तो मीडिया और न ही सरकार द्वारा सार्वजनिक किया जाता था, और इसका कारण सिर्फ यह नहीं था कि 10 से कम मौतें इसलिए हुई क्योंकि किसी ने समय रहते ही उस राक्षसी शक्ति को मार डाला था। विद्यालय की आम सभा में शिक्षाविद ली विशेष रूप से उस व्यक्ति को बुलाना चाहते थे जिसने इस बार इस मामले में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 30,000 नियमित छात्र पूरे मैदान में मौजूद थे। वे इस बात से आश्चर्यचकित रह गए कि इस बार खतरे को सुझाने वाला व्यक्ति वास्तव में एक प्रकाश जादूगर था, लेकिन इसमें भाग लेने वाला दूसरा व्यक्ति वास्तव में कुख्यात सम्मन मो फैन था। मू नुजियाओ द्वारा स्कूल को धनराशि दान करने से पहले कुछ लोग मो फैन को रोजाना कोसते थे, लेकिन आज वे चाहते थे कि सभी छात्र उसकी प्रशंसा करें। कई लोगों के चेहरों पर अजीब भाव दिखाई दे रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अजीब बात है, भला यह वही कैसे हो सकता है जिसने मदर बीस्ट को मारा। लोगों की भीड़ में हीलिंग एलिमेंट समूह के बीच एक छोटी कद की युवती थी जो बोलते समय स्तब्ध लग रही थी। क्या हुआ? महिला रूममेट ने पूछा। ये कुछ नहीं है। तो ये मो फैन है। हीलिंग एलिमेंटल लड़की ने इसके बाद और कुछ नहीं कहा। उसकी निगाहें उस आदमी पर टिकी हुई थीं जो उस दिन के मुख्य किरदार के बगल में खड़ा था। विद्यालय ने प्रकाश तत्व के विद्यार्थी की प्रशंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
हालांकि इस लड़की की नज़र में प्रकाश तत्व का झाओ मानयान वास्तव में एक सहायक था। मात्र दानव को मारने वाला असली व्यक्ति निश्चित रूप से मो फैन था। वैसे उस समय हालात बेहद अराजक थे, लेकिन मैंने साफ देखा कि बिजली हरे रंग की त्वचा वाले प्रेत राक्षस पर गिर रही थी। मुझे लगा कि वह मात्र राक्षस थी। तभी लोगों का एक और समूह फुसफुसाने लगा। उस समय लोगों की संख्या बहुत कम थी और उनमें से कई एक दूसरे से बेखबर थे। फिर भी मंच पर चल रहा संघर्ष इतना प्रभावशाली था कि लोगों के लिए उसे अनदेखा करना असंभव था। हाँ, मुझे ये भी याद है कि एक इंटरमीडिएट लाइटनिंग मैजिशियन था जिसने हरी राक्षसी को मार डाला था। हो सकता है कि झाओ मानयान न केवल एक मध्यवर्ती प्रकाश जादूगर हो, बल्कि एक मध्यवर्ती बिजली जादूगर भी हो। ये सही नहीं है। हमने इंटरमीडिएट फायर मैजिक भी देखा। इंटरमीडिएट फायर मैजिक किसने किया था? चर्चा शुरू हो गई। हालांकि मीडिया और स्कूल की घोषणा में कहा गया था कि झाओ मानयान ने मात्र राक्षस को मार डाला था, लेकिन छात्र एक अलग ही कहानी फैला रहे थे। इस कहानी के अनुसार एक बेहद आकर्षक लड़के ने, जिसके पास बिजली और अग्नि तत्व थे, मंच पर मात्र राक्षस को मार डाला था। वहां मौजूद कई लोगों का यही मानना था। कई लोगों को यह भी संदेह था कि मोफान के पास ही बिजली का तत्व था। हालांकि मोफान बिजली और समनिंग तत्वों वाला एक छात्र था, इसलिए यह बात गलत साबित हुई। यकीन मानिए, मैं उस समय मंच के बिल्कुल पास था। मैंने खुद मोफैन को मदर बीस्ट से लड़ते देखा। उसने अपने स्पिरिट वुल्फ को बुलाया और फिर थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करके मदर बीस्ट को मार डाला। हे भगवान, वह मदर बीस्ट वाकई एक योद्धा श्रेणी की प्राणी थी। मो फैन ने अकेले ही उसे मार डाला। मैंने तो उसके चेहरे पर खून भी देखा था। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, क्या तुम पागल हो? वह तो सिर्फ एक मध्यम स्तर का जादूगर है, उसके पास इतने सारे तत्व कैसे हो सकते हैं? इसके अलावा तुमने कहा कि उसका चेहरा खून से सना हुआ था, फिर भी तुम उसे कैसे पहचान पाए? धिक्कार है, तुम लोग मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? जब मो फैन और मदर बीस्ट लिफ्ट से स्टेज पर गिर रहे थे, तब उसके चेहरे का केवल आधा हिस्सा ही घायल हुआ था। उसका चेहरा लगातार खून बह रहा था, लेकिन मैं अपने दुश्मन का चेहरा कैसे भूल सकता हूँ? ये निश्चित रूप से वही समनिंग एलिमेंट मो फैन है जिसने मदर बीस्ट को मारा है। उस व्यक्ति ने दृढ़ता से कहा, तुम इतने डर गए थे कि तुम्हें गलतफहमी हो गई। मामला तो पहले ही घोषित हो चुका है, तो तुम क्या कह रहे हो? इसे जरूर छिपाया गया होगा। ये ठीक नहीं है। मुझे इसके काले रहस्यों का पर्दाफाश करना होगा और असली रक्षक को न्याय दिलाना होगा। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सच्चाई देखी थी। दुर्भाग्य से जब मो फान को ले जाया जा रहा था तो उसका चेहरा सचमुच पूरी तरह खून से सना हुआ था, इतना कि कोई उसे पहचान नहीं पाया। चूंकि अधिकारियों ने घोषणा कर दी थी कि यह झाओ मानयान है, इसलिए सभी ने मान लिया कि यह वही है। जहां तक छिपे हुए रहस्यों की बात है, कुछ रहस्य तो थे, लेकिन उनकी साजिश मो फान और झाओ मानयान ने खुद रची थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा उन दोनों ने शुरू से तय किया था। एक को पैसा चाहिए था, दूसरे को शोहरत, तो क्यों नहीं? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब स्कूल की आम बैठक समाप्त हो गई तो मो फैन ने मूल रूप से भीड़भाड़ वाले समय से बचने और खाना खाने जाने की अपनी पुरानी आदत पर लौटने का सोचा था। काफी सोच विचार करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने खुद को पूरी तरह से पाक साफ कर लिया है। लोगों को बचाने में किसी की मदद करना एक बहुत ही नेक काम था। अब उसे उस बदनामी को ढोने की कोई जरूरत नहीं थी। मो फैन और झाओ मानयान ने मिलकर योजना बनाई थी। वे खास तौर पर एक अच्छे रेस्टोरेंट में साथ में अच्छा खाना खाने गए थे। मो फैन, तुम जानते हो कि स्पिरिट ग्रेड लाइटनिंग सीड्स इतनी आसानी से नहीं मिलते। हम नेशनल ट्रेड सेंटर में नीलामी में भाग लेने जा रहे हैं। समय आने पर हमारा झाओ परिवार निश्चित रूप से अपने पैसों से वह स्पिरिट ग्रेड लाइटनिंग सीड खरीदेगा। खरीदते ही हम उसे तुम्हें दे देंगे। क्या ये ठीक रहेगा? झाओ मान्यान ने मो फैन से कहा। नीलामी? क्या वहां बहुत सारी अच्छी चीजें हैं? मो फैन ने पूछा। बिल्कुल, अगर आपको कुछ खरीदना या बेचना हो तो आप वहां जा सकते हैं। कैसा रहेगा अगर मैं आपको रविवार को अपने साथ ले चलूं? झाओ मान्यान ने कहा। ठीक है, मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी देख लूं। मो फैन ने सिर हिलाया। मो फैन के लालची हाथों में एक योद्धा स्तर का स्पिरिट एसेंस था। यह ऐसी चीज थी जिसे आप किसी छोटे मोटे विक्रेता को यूं ही नहीं बेच सकते थे। 10 लाख RMB जैसी चीज की कीमत बहुत ज्यादा थी। मो फैन ने इस स्पिरिट एसेंस को बेचने की योजना बनाई ताकि वह एक बेहतर मैजिक शील्ड खरीद सके। बॉस झानकोन से जीती हुई बोन्स काइट शील्ड अब लगभग बेकार हो चुकी थी।
मो फैन के पास अब थोड़े ज्यादा पैसे थे, इसलिए वह जल्दी से कोई ज्यादा उपयुक्त जादुई उपकरण हासिल करना चाहता था। इसके बिना ये कहना मुश्किल था कि वह मदर बीस्ट के बराबर के किसी प्राणी से दोबारा मुकाबला कर पाएगा या नहीं। अगर वह मैजिक शील्ड नहीं खरीद पाता, तो उसने ये देखने की योजना बनाई कि और कौन सी चीजें उसकी ताकत बढ़ा सकती हैं। कुछ समय बाद ही मुख्य परिसर में परीक्षा होगी। जब वह समय आएगा, तो वह बिना किसी उपकरण के उन विशेषज्ञों से अपनी तुलना कैसे कर पाएगा जो उससे द्वेष रखते थे। हालांकि इस मामले ने काफी सनसनी मचाई थी, लेकिन समय के साथ यह शांत हो गया। इसके अलावा अब ज्यादातर लोगों का ध्यान झाओ परिवार के युवा नायक पर केंद्रित था। झाओ मानयान सचमुच बहुत बेफिक्र था। स्कूल के दिनों से लेकर अखाड़े वाली घटना तक मो फैन इस लड़के को सिर्फ एक साधारण फ्लर्ट करने वाला ही समझता था। लड़कियों को पटाने के अलावा ऐसा लगता था कि यह लड़का और कुछ नहीं करता था। अब उसने इस अवसर का लाभ उठाया और रातों रात मशहूर हो गया, स्कूल में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। यह सचमुच एक चमत्कारिक घटना थी। सौभाग्य से झाओ मानयान भी एहसान चुकाना जानता था। वह कभी कभी मो फैन से कुछ खूबसूरत लड़कियों का परिचय करवाता था। नेक स्वभाव का होने के कारण मो फैन आमतौर पर उन्हें अस्वीकार कर देता था। वीकेंड पर सहमति बनने के बाद मो फैन और झाओ मानयान एक साथ नेशनल ट्रेड सेंटर गए। नेशनल ट्रेड सेंटर की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक नीलामी हॉल था। नीलामी आमतौर पर महीने में एक बार होती थी। मो फैन पहले कभी ऐसी जगह नहीं गया था, इसलिए उसने झाओ मानयान की मदद से प्रवेश पास प्राप्त किया। यह नीलामी हॉल बहुत ही खास है। या तो आपको यहाँ की सदस्यता के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना होगा, या फिर आपको एक खास स्तर की पृष्ठभूमि हासिल करनी होगी। यहाँ आने के लिए आपको हंटर मास्टर के पद का होना जरूरी है। अन्य शक्तियों या परिवारों को इसके लिए एक विशेष पद की आवश्यकता होती है, झाओ मानयान ने मो फैन को चलते हुए समझाया। दूसरे शब्दों में कहें तो जिनके पास कोई पद नहीं है, वे मैजिक उत्पादों की नीलामी में भाग नहीं ले सकते, भले ही उनके पास पैसा हो। मो फैन ने पूछा। बिल्कुल सही। एक जादूगर के पास हमेशा कुछ न कुछ कमी रहती है, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो। यही कारण है कि बहुत से बुद्धिमान जादूगर उच्च शक्तियों से जुड़ जाते हैं। इसका एक कारण संसाधनों की कमी है। हर कोई हंटर्स यूनियन के उन जादूगरों जैसा नहीं होता जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूरदराज के इलाकों में खजाने की खोज में निकल पड़ते हैं। एक और कारण यह है कि सुरक्षित क्षेत्रों में मौजूद अधिकांश संसाधन पहले ही बड़ी शक्तियों के कब्जे में हैं और उन पर उनका नियंत्रण है। सच कहूं तो मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। आपके पास कोई पूर्व ज्ञान नहीं है, फिर भी आप इस स्तर तक साधना कर पाए हैं। आपको पता होना चाहिए कि शीर्ष पर मौजूद अधिकांश जादूगरों ने या तो कठोर साधना की है और अपनी जान जोखिम में डाली है, या फिर उन्हें मजबूरन अपनी शक्तियां बेचनी पड़ी हैं। झाओ मानयान ने उनकी प्रशंसा की। अगर मेरे पास बेचने के लिए कुछ है तो मैं कहां जाऊं? मो फैन ने सहज भाव से पूछा। फिलहाल मो फैन के परिवार के पास कुछ पैसे थे। स्कूल द्वारा दी गई छात्रवृत्ति लगभग 2 मिलियन थी और शिकार से मिले कमीशन से 1 मिलियन और जुड़ गए थे। मूल रूप से उसकी विनती अपनी पत्नी और बच्चे को सुरक्षित वापस लाने की थी। हालांकि वह जानता था कि उसकी अपनी पत्नी लगभग एक विपत्ति का कारण बन गई थी, और भले ही मो फैन ने सीधे उसका सिर काट दिया था, फिर भी उसने उसे बाकी का 1 मिलियन दे दिया। उन्हें पता था कि संक्रमण कितना दर्दनाक होता है। उनके शब्दों में, कम से कम उनकी पत्नी तो आखिरकार उस राक्षस से मुक्त हो गई। पहले से मौजूद 15 लाख आरएमबी को मिलाकर मो फैन अब 35 लाख आरएमबी की संपत्ति के मालिक हैं। उनके लिए अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। हालांकि झाओ मानयान के अनुसार आज की नीलामी में सभी वस्तुओं की कीमतें 5 मिलियन आरएमबी से अधिक होंगी। संपादक का नोट 1/7 आरएमबी डॉलर के हिसाब से उनकी कुल संपत्ति $0.5 मिलियन है। मो फैन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने इतनी मेहनत करके इतना पैसा कमाया था, फिर भी वह किसी भी चीज में प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था। वाकई दुनिया में उससे कहीं ज्यादा अमीर लोग हैं। आप क्या बेचना चाहते हैं? झाओ मानयान ने पूछा। योद्धा स्तर की आत्मा का सार। मो फैन ने इसे छुपाया नहीं। आखिरकार उसे अपनी चीजें बेचने के लिए झाओ मानयान की पहचान का सहारा लेना ही था। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप यहाँ बोली लगाना चाहते हैं, तो आपको या तो सदस्य होना होगा या फिर समाज में एक निश्चित पद तक पहुँचना होगा, तभी आप कुछ बेच पाएंगे। वैसे उस बदमाश लिंगलिंग का हंटर मास्टर का खिताब वाकई बहुत महत्वपूर्ण था, वरना जादूगरों के क्षेत्र में घुलना मिलना बहुत मुश्किल हो जाता। एक मामूली सी बात, रुको, क्या तुमने योद्धा स्तर की आत्मा का सार कहा?
झाओ मानयान अचानक चौंक गया और उसने अपनी आंखें चौड़ी करके मो फैन को घूर कर देखा। हाँ, वाह, तुम्हारी किस्मत तो वाकई कमाल की है। तुम्हें तो योद्धा स्तर का आत्मा सार भी मिल गया। क्या वो उस मात्र दानव से मिला है? झाओ मान्यान ने हैरानी से कहा। मो फैन भी हैरान था। झाओ मान्यान नाम का ये व्यक्ति मो फैन की ही तरह नैतिक रूप से ईमानदार प्रतीत होता था, खासकर शब्दों के चयन में। हाँ, मुझे भी नहीं लगा था कि मुझे इतना फायदा होगा, मो फैन ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं इसका सम्मान करता हूँ, सचमुच करता हूँ। दूसरों ने न जाने कितने योद्धा स्तर के जादुई जीवों को मारा है, फिर भी उनमें से कोई भी यह चीज हासिल नहीं कर पाया। तुमने तो सिर्फ एक को मारा है। वैसे अगर तुम इस बारे में सोचो तो ये बात समझ में आती है। यह मात्र जीव संभवतः अन्य योद्धा स्तर के जादुई जीवों से बहुत अलग था। ये जीव जितने विशेष होते हैं, मरने पर उनकी आत्मा के आत्मा सार में परिवर्तित होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। वैसे इस बारे में बात करते हुए तुम्हारे पास आत्मा पात्र कैसे हो सकता है? ऐसी चीजें बिल्कुल भी सस्ती नहीं होती। झाओ मान्यान के चेहरे पर प्रशंसा झलक रही थी। उसके जैसे शिष्य के लिए उसे मिलने वाले संसाधन असीमित नहीं थे। स्पिरिट ग्रेड एलिमेंटल सीड या वॉरियर लेवल सोल एसेंस अत्यंत मूल्यवान थे। परिवार उन्हें नई पीढ़ी के युवाओं को यूं ही नहीं दे देते थे। किसी भी तरह से झाओ मानयान को अपने परिवार में इतने वर्षों के दौरान कभी भी इतनी महंगी चीज नहीं मिली है। मो फैन को देखकर ऐसा लगा कि उसने सबसे पहले अपने परिवार के साथ एक सौदा करके बिजली की आत्मा का बीज प्राप्त किया था। लेकिन झाओ मानयान को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि इस व्यक्ति ने योद्धा स्तर की आत्मा का सार प्राप्त कर लिया था। जब मदर बीस्ट इस तरह की बातें करती थी तो झाओ मानयान भी प्रतिक्रिया देती थी। आत्मा का पात्र? मो फैन ने पूछा, क्योंकि उसे बात पूरी तरह समझ नहीं आई थी। बिना सोल कंटेनर के आप सोल एसेंस कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? सोल कंटेनर आमतौर पर उन सोल मैजिशियन द्वारा बनाया जाता है जो आत्मा का गहन अध्ययन करते हैं। इसका उपयोग सोल रेमनेंट्स और सोल एसेंस इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। अगर मुझे सही याद है तो सबसे खराब सोल कंटेनर की कीमत कम से कम 5 मिलियन होती है। आपका सोल कंटेनर, जो एक योद्धा स्तर का सोल एसेंस भी इकट्ठा कर सकता है, उसे खरीदने का सपना भी आप तब तक नहीं देख सकते जब तक आपके पास कम से कम 1 या 200 मिलियन न हो। झाओ मान्यान ने हैरानी से कहा। आत्माओं को इकट्ठा करने वाला पात्र इतना महंगा होता है? मो फैन भी आश्चर्यचकित था। दरअसल मो फैन को ये बात बहुत पहले ही समझ आ गई थी। आत्मा के सार और आत्मा के अवशेष ऐसी चीजें थीं जिन्हें केवल वही इकट्ठा कर सकता था। यहाँ तक कि अतीत में हंटर स्क्वाड के सदस्य भी आत्मा के अवशेषों या आत्मा के सार में रुचि नहीं रखते थे। वे तो उन आत्माओं को देखते तक नहीं थे जो जुगनू की तरह प्रकट होती थीं। बड़े भाई, आत्मा के सार का उपयोग स्टारडस्ट टूल्स और नेबुला टूल्स बनाने में किया जाता है। पहले आत्मा के जादूगर के अलावा कोई भी इन चीजों को इकट्ठा नहीं कर पाता था। अब जब किसी ने आत्मा का पात्र बना लिया है तो जाहिर है कि ये बेहद महंगे हो गए हैं। सोचिए, एक प्राथमिक जादूगर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे साधारण स्टारडस्ट टूल भी 5 से 10 मिलियन में बिकता है। अगर आपको कुछ आत्मा के सार मिल जाएं, तो आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। झाओ मान्यान ने कहा। मो फैन ने मन ही मन सिर हिलाया। इसलिए आत्माओं को एकत्रित करना आमतौर पर केवल आत्मा जादूगरों का ही काम होता है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जादुई उपकरण और नेबुला उपकरण बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियां इतनी दुर्लभ क्यों थीं। यहां तक कि आध्यात्मिक जादूगर भी मुश्किल से मिलते थे। लिटिल लोच पेंडेंट, तो आपकी क्षमताएं इतनी अद्भुत हैं। मुझे अब और भी उत्सुकता हो रही है कि आप कहां से हैं। मो फैन ने अपने सीने पर लगे लिटिल लोच पेंडेंट को देखते हुए मन ही मन सोचा। चलो चलते हैं, मैं तुम्हारी आत्मा का सार नीलामी सूची में जोड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये निश्चित रूप से अच्छे दाम पर बिकेगा, झाओ मान्यान ने कहा। इस समय मो फैन भी थोड़ा उत्साहित था। वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि उसकी आत्मा का सार कितने में बिकेगा। क्या वह शंघाई के किसी इलाके में घर खरीद पाएगा?